हे गाइस, दिस इज भाई अमन अग्रवाल। आज हम पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पार्ट 2। चैप्टर 1 का पार्ट 2 हम करने वाले हैं। जो पहला लेक्चर था जनाब, उसके अंदर हमने पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, डाइपोल क्या होता है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे। आज जो हम कर रहे होंगे वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, आपका गॉस लॉ क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या है, और साथ में मैं आपको एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग की क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कराऊंगा। नए पैटर्न में हमारे एमसीक्यू असर्शन के एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं, 10-12 आपकी वो भी प्रैक्टिस होगी। तो अब आपका पूरा चैप्टर जो 12th के होंगे वो 3 से 6 घंटे के अंदर हो रहे होंगे। A to Z कंप्लीट एनसीईआरटी थ्योरी आपकी कवर हो रही होगी। आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 साल के हो रहे होंगे। आपको नोट साथ में दिए जा रहे होंगे। आपके एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग की भी प्रैक्टिस इसी समय में हो रही होगी। और हाँ, आप इसको पढ़ के 100 में से 100 ला सकते हो। चींटी को मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल मत करना जनाब, ठीक है। ये आपका 4 से 5 घंटे के जो लेक्चर हैं ये सफिशिएंट हैं। इससे कम है तो दिक्कत है, वो कम पढ़ाया गया है। इससे ज्यादा है तो उसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये नहीं करना कि यार एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, बस एनसीईआरटी प्लस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो आपके बुक आते हैं हमने डाल रखे हैं। फिर भी आपको खुद की प्रैक्टिस के लिए वो किताब खरीदनी है तो आप खरीद सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप मोटी मोटी किताबें करोगे तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, दिक्कत हो जाएगी, आप उन्हें रिवाइज नहीं कर पाओगे। आपको ये इंश्योर करना है जो भी आप पढ़े उसे 5 से 6 बार रिवाइज कर पाए, तभी आप 100 में से 100 लेके आ रहे होंगे। अदरवाइज नंबर कट रहे होंगे। ये पढ़ के आप 100 में से 100 लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जनाब शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक जो हम कर रहे होंगे आज वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो सबसे पहले तो यार इसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि होता है फाई सिंबल से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, पर यह डेफिनेशन समझने से पहले असलियत में देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। मान लो मैंने कोई भी एक 2D सरफेस प्लेन ले लिया, एक शीट ले ली, ठीक है। जैसे फॉइल पेपर है, उसको मैंने सीधा ऐसे कर दिया तो एक शीट मिल गई मुझे। अब ये जो शीट है, ठीक है, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड देके मारी। ये येलो कलर में आपको दिख रही है, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है कि इस शीट में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं पर यूनिट एरिया, जो कि इस शीट के परपेंडिकुलर है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, इस शीट में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं पर यूनिट एरिया, जो कि इस शीट के परपेंडिकुलर हैं। क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। तो वही हम यहाँ पे यार देख रहे होते हैं, ये सारी भी जब आपकी बाहर निकल रही हैं तो ये परपेंडिकुलरली निकलनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि इस पूरे में से, ठीक है, आपका अगर मैं एक यूनिट एरिया ले लूँ तो उसमें से कितनी लाइंस आपके निकल रही होंगी, उसको हम फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका जो फॉर्मूला होता है यार ये है E.A। यहाँ पे जो E है ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, और जो A है ये है एरिया वेक्टर। एरिया अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जिन बच्चों को नहीं पता था उन बच्चों को मैं आज एक्सप्लेन भी कर रहा हूं किस प्रकार से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको निकालनी होती है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आपने डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट शुरुआत में बचपन में पढ़े होंगे। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते थे। तो क्या मैं बोल सकता हूं, जब E.A मैं कर रहा हूं, यहां पे डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब जो क्वांटिटी बन रही होगी वो अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होगी। यस, तो क्या मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। और ये हो गया आपका 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन। इस साल या आने वाले सालों में ये आपसे पूछा जा सकता है। इनफैक्ट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थोड़ा सा पूछा भी गया है, राइट। फिर हम बात कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता था यार, कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं फ्लक्स इज इक्वल टू नथिंग बट E.A कॉस थीटा। अब आप में से जिन बच्चों का बेसिक्स कमजोर है, थीटा क्या होता है यार, जब भी हम 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो उन दोनों वेक्टर, मान लो ये वेक्टर नंबर A है, ये वेक्टर नंबर B है, इन दोनों के बीच में जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है वो हमारा थीटा होता है, स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। मतलब मैं अंदर वाला एंगल ले रहा हूँ, ये बाहर वाला एंगल नहीं ले रहा होता हूँ। तो इसी प्रकार से इस सिनेरियो में जैसे अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है और मेरा जो एरिया वेक्टर है ये इस तरफ है। भैया ये एरिया वेक्टर कैसे निकाला, अभी 2 मिनट बाद बता रहा हूँ, अभी के लिए माने मेरी बात। क्या मैं बोल सकता हूं कि यार इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो कितना है, 0 है। तो एक तरह से मैं यहां पे बोल भी सकता हूं, अगर इसी एग्जांपल को लूं तो फ्लक्स इज इक्वल टू E.A आपका cos 0। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो बेसिकली आपका सीधा E.A हो जाएगा। हमें बेसिक थोड़ा सा समझ में आ रहा है। अब मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि यार वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में डायरेक्शन भी है। भैया डायरेक्शन है
बचपन से पढ़ते आए थे, मुझे तो लगा ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन बड़ा आसान है। जो भी आपका एरिया आप ले रहे हो उसके परपेंडिकुलर एक लाइन मार दो। जैसा भी आप एरिया ले रहे हो, एक शीट ले रहे हो या क्लोज्ड बॉडी ले रहे हो, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन मार दो। तो दो टाइप की यार आपकी बॉडी होती हैं। कुछ होंगी ओपन बॉडी, बेसिकली 2D प्लेन्स हो गए, ये आपके क्या हो गए, 2 डायमेंशनल प्लेन्स हो गए। और कुछ होती हैं आपकी क्लोज्ड बॉडी जो कि बेसिकली 3 डायमेंशनल हो गए, जैसे कि आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, इस तरह की चीजें। अब जब भी आपको कोई ओपन बॉडी मिलती है, जैसे कि ये डिस्क मिल गई, क्या मैं बोल सकता हूं ये डिस्क है, अपने आप में ये एक डिस्क है, इस डिस्क का एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, वो आपकी डायरेक्शन हो जाएगी एरिया वेक्टर की। आप में से कुछ बोल सकते हैं भैया ऊपर ही क्यों बनाया, मैं तो नीचे भी बना सकता हूं, क्या नीचे वाला भी सही है? हाँ, दोनों सही है, ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे भैया पर आंसर तो अलग अलग आ जाएंगे इसे। मान लो कि मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे से दे रखी है ऊपर वाली डायरेक्शन में, और आपको मैं बोलता हूं फ्लक्स निकालो। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी ऊपर बताया, E.A होता है। आप कहोगे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ए भी मेरा ऊपर की तरफ है, थीटा मेरा 0 हो गया, तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरा फ्लक्स कितना हो गया? फ्लक्स मेरा बेसिकली E.A cos 0 डिग्री, जो कि बेसिकली प्लस EA है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ है पर एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है, तो मेरा जो थीटा है वो 180 डिग्री हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos 180 हो गया, विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ EA। भैया ये तो आंसर गलत हो गया। मैंने कहा दोनों सही हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो अगर आपने ऊपर वाले का अजम्पशन लिया है कि एरिया वेक्टर ऊपर वाला है, तो थ्रू आउट क्वेश्चन जब आप सॉल्व करें ऊपर वाला ही मानना। ऐसा मत करना कि आधे क्वेश्चन में ऊपर वाला मान लिया, आधे क्वेश्चन में नीचे वाला, तब गलती होती है। सिमिलरली जब क्लोज्ड बॉडी है, जैसे कि ये यार, क्या मैं क्यूब की बात कर सकता हूं? इस क्यूब के 6 फेस होते हैं। अब इन 6 फेसेस का इंडिविजुअली देखें, ऑलवेज हमें वो वाला डायरेक्शन लेना होता है जो कहां हो, आउटवर्ड जा रहा हो। जैसे 2D की बॉडीज के केस में मैं ऊपर वाला भी ले सकता था, नीचे वाला भी ले सकता था, पर क्लोज्ड बॉडी जब होती है उस पर्टिकुलर केस में जो बाहर की तरफ जाता है, मेरा ये डब्बा है, इससे जो बाहर की तरफ जा रहे होंगे, बाहर की तरफ जा रहे होंगे, बाहर की तरफ जा रहे होंगे, 6 फेस है ना, उन वाली डायरेक्शन को हम ले रहे होंगे। तो मान लो अगर मेरा ये वाला फेस है तो इससे एरिया वेक्टर है ये बाहर की तरफ जाता हुआ 90 डिग्री पे। अगर मैं ऊपर वाला फेस ले लेता हूं तो इसका एरिया वेक्टर है ये ऊपर जाता हुआ 90 डिग्री एंगल पे। अगर मैं ये सामने वाला फेस ले लेता हूं तो इसका एरिया वेक्टर है ये सामने जाता हुआ 90 डिग्री एंगल पे। इसी प्रकार से 6 एरिया वेक्टर बन जाएंगे इस सॉलिड बॉडी के। आई गेस हमें एरिया वेक्टर निकालने का फंडा समझ में आ गया होगा। ग्रेट। अब यार कुछ कर्व्ड सरफेस भी होते हैं। कर्व्ड सरफेस मतलब आपकी फुटबॉल हो गई, जैसे अब फुटबॉल का सरफेस कर्व्ड होता है, उसका एरिया वेक्टर कैसे निकालें? क्योंकि एरिया वेक्टर में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, ऑलवेज परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसके? टू द सरफेस। तो जब मैं ये सीधे सीधे प्लेन ले रहा था तो यहां पे तो किसी भी पॉइंट पे देखोगे एरिया वेक्टर हर जगह परपेंडिकुलर है, हर जगह परपेंडिकुलर है, तो सेम डायरेक्शन आ रही है। क्या मैं बोल सकता हूं सारे के सारे ऊपर की तरफ आ रहे हैं? इस वाले फेस की अगर मैं बात करूं, इस फेस में किसी भी पॉइंट पे आप एरिया वेक्टर बनाओगे वो सारे के सारे राइट डायरेक्शन में ही करेंगे, क्योंकि आप 90 डिग्री पे जाओगे, सारे के सारे राइट डायरेक्शन में आ रहे हैं। पर जैसे ही मैं कर्व्ड सरफेस लेता हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है, अगर इस पूरे एरिया को, ठीक है, मैं छोटे छोटे हिस्सों में काट दूं, छोटे 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 पीसों में काट दूं, तो ये जो छोटा सा पीस है इसका एरिया वेक्टर की एक डायरेक्शन होगी 90 डिग्री पे। मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं यहां पर, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी अगर मैं 90 डिग्री पे जाऊंगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं जितने भी एरिया वेक्टर हैं मुझे बहुत सारे लेने पड़ेंगे, क्योंकि सबकी डायरेक्शन अलग होने वाली है। ये एक प्लेन सरफेस की तरह ऐसा नहीं कि सबकी एक ही डायरेक्शन में हो गए, क्योंकि सारे परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन में। कर्व्ड सरफेस के केस में सारे एरिया वेक्टर अलग 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 जा रहे हैं। तो ऐसे केस में जब भी हम फ्लक्स थ्रू अ कर्व्ड सरफेस निकालते हैं, तो जो मेरा फ्लक्स का बेसिक सिंपल फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, फ्लक्स इक्वल टू E.A, इसको आप इस्तेमाल सीधा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर अब एक नहीं है, मैनी हो चुके हैं, बहुत सारे हो चुके हैं, ये भी है, ये भी है, इनफाइनाइट एन मैंने यहां पे दे दिया है जैसे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं सोच रहा हूं कि यार अगर मुझे इस पूरे एरिया का फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स बोले तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास कर रही हैं, क्यों ना मैं इसके छोटे छोटे जो मैंने इसके हिस्से करे थे बस ये निकाल लूं कि इस छोटे से एरिया में से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा। क्या मैं बोल सकता हूं कुछ d5 निकल रहा होगा, इसको d5 1 बोल देता हूं। फिर ये जो नीचे वाला है इसमें से कुछ d5 2 निकल रहा होगा। ये छोटे छोटे जो d5 हैं इन सब का मैं एडिशन जब कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट फ्लक्स मिल जाएगा।
तो मैंने कहा करके देख लेते हैं। तो डी फाई का मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मैं बोल सकता हूं दिस विल बी नथिंग बट ई डॉट डी ए। डी ए यहां पर क्या है, ये छोटा सा एरिया जो हमने लिया है। अब आप में से कुछ के डाउट आ सकता है, भैया आपने ई को ई कैसे लिखा, आपने ई को डी ई क्यों नहीं लिखा। मैंने कहा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब भी इस चैप्टर के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए, आप ये देख रहे होंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सेम है। बेसिकली गॉस लॉ जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, ठीक है, अभी के लिए आप मेरा वर्ड मान लें यार कि ये ई कांस्टेंट होगा। लगभग 10-15 मिनट में इसी लेक्चर के बाद आपको सारे उत्तर अपने आप मिल रहे होंगे कि हमने ई कांस्टेंट क्यों लिया है, जैसे ही हम गॉस लॉ पे जा रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने कहा ओके डी फाई मेरा ई डॉट डी ए हो गया। तो टोटल फ्लक्स में क्या बोल सकता हूं कि ये जितने भी डी फाई हैं इन सबका एडिशन कर दो। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सम कर दो, ठीक है। तो वो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूं, माई फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए मेरे पास आ गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं अपने आप में ये भी एक फॉर्मूला ही है फ्लक्स निकालने का, हाँ जी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक एक स्टार्ट करना चाहेंगे यार, जो कि है गॉस लॉ। और गॉस लॉ काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस तरीके से है जनाब, महत्वपूर्ण इस तरीके से है कि अगर आप देखोगे तो 2019, 18, 17, 16, 14 में हर साल ये क्वेश्चन आया है। ये जो नोट्स हैं जनाब ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे बच्चों, ठीक है। यहां नोट्स को आप डाउनलोड करें, अपना प्रिंट आउट निकालें, बार बार इनको आपको प्रैक्टिस करना है। परफेक्ट नोट्स हैं, बहुत जान लगाई गई है इनके ऊपर। अब गॉस लॉ का यार एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, बेसिकली इसने यार जिंदगी बहुत आसान कर दी है। जब हम एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे होते हैं तो काफी सारी हम आगे शेप्स करेंगे जिनकी हम डेरिवेशन करेंगे, बड़े गंदे तरीके हैं। गॉस लॉ से जिंदगी आसान हो जाती है। जिसके समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी साथ में रहो, अभी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। गॉस लॉ ये कहता है कि यार कोई भी एक 3D बॉडी ले लो, कोई भी एक 3 डायमेंशनल बॉडी ले लो, ठीक है, कोई भी एक 3 डायमेंशनल, मैंने रैंडम कुछ भी बॉडी ले लिया, ज्यूम कर लो एक पॉलिथीन का सब बैग है, कुछ भी एक बैग ले लिया आपने, ठीक है। ये क्लोज सरफेस है, ये जैसे मैंने यहाँ पे इस केस के अंदर लिया है, ठीक है, एक क्लोज सरफेस आपने ले लिया। अब इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा ये कैसे निकालें, इस पूरी क्लोज्ड बॉडी के थ्रू फ्लक्स कितना होगा ये आप ऐसे निकाल सकते हो कि कितना चार्ज इसके अंदर इंक्लोज्ड है, कितना चार्ज इसके अंदर इंक्लोज्ड है, दिस इज द इंक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। भैया इसका मतलब क्या है समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बताओ तभी फील आएगी। मैंने कहा बताता हूं, मैंने कहा पहले इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस मतलब, क्लोज सरफेस मतलब अभी हमने एरिया में पढ़ा था, दो टाइप के सरफेस होते हैं, एक होती है ओपन बॉडी, एक होती है क्लोज्ड बॉडी। क्लोज सरफेस मतलब जो आपकी 3 डायमेंशनल हो गए, डब्बे हो गए, बेसिकली उनकी बात हो रही है। तो उनकी जब हम बात कर रहे होंगे तो उनमें से जो टोटल फ्लक्स निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। अंदर उस डब्बे के जितना चार्ज होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो आपको फ्लक्स मिल रहा होगा। ये है आपका गॉस लॉ, बहुत ही एक पावरफुल लॉ है। अब इसकी यार हम डेरिवेशन कर लेते हैं कि ये जनाब किस प्रकार से आया। अब टू बी ऑनेस्ट यार अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी के अंदर जो डेरिवेशन दे रखी है वो डेरिवेशन नहीं है, वो एक तरह से वैलिडेशन है। उन्होंने एक सर्टेन बॉडी का एग्जांपल ले लिया और उस पर गॉस लॉ अप्लाई करके दिखाया और कहा देखो सही हो गया, तो डेरिवेशन हो गई। पर क्योंकि एनसीईआरटी में यही दे रखी है तो हम इसी को फॉलो कर रहे होंगे, यही आपको करनी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल कराना चाहूँगा पहले डेरिवेशन से। मान लो एक आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर अपने आप में एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, इसके अंदर मैं अगर एक चार्ज क्यू रख देता हूँ तो इसके अंदर से कितना फ्लक्स जा रहा होगा। अब आप कह सकते हो भैया फ्लक्स कहाँ से, फ्लक्स मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फ्लक्स का जो आपने पहला फॉर्मूला बताया था वो तो था इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है ये तो दिख ही नहीं रही मेरे को, और ये डी ए क्या है नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा देखो यार ये अपने आप में क्या मैं बोल सकता हूँ, एक चार्ज है, इस चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल ही रही होंगी इसके बाहर, यस कुछ निकल ही रही होंगी इसके बाहर। क्या मैं बोल सकता हूँ ये सरफेस अपने आप में कुछ एरिया कंटेन करता है, ठीक है। तो ये आपका गॉस लॉ आपकी चीज़ें आसान बना देता है। वरना इमेजिन करो इस सिलेंडर में से इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फ्लक्स निकल रहा है। मैं कह सकता हूँ इनफाइनाइट लाइन है, कैसे मैं करूँ, क्या इंटीग्रेट करूँ, किस पार्ट में मैं कटिंग करूँ। अब कितना आसान हो गया, मैं सीधा बोल सकता हूँ अंदर चार्ज क्यू है तो मेरा फ्लक्स कितना होगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इनफैक्ट अगर मैं शेप बदल भी दूं, यहाँ पे सिलेंडर की जगह स्फेयर इस्तेमाल करूं, तब भी मैं बोल सकता हूं इसका फ्लक्स कितना होगा,
Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं थर्ड बॉडी एक कौन भी ले लूँ तो इसका फ्लक्स कितना होगा, इसका भी यही होगा सेम Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अभी और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, चीज़ें और अच्छे तरीके से तभी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मान लो आपको कल को एक रैंडम एग्जांपल दे दिया कि आपके पास एक स्फेयर है, ठीक है, और उस स्फेयर के अंदर आपके पास 2 माइक्रोकूलम चार्ज है। आपसे पूछा फ्लक्स कितना है, कैसे करेंगे, सीधा आप बोलोगे फ्लक्स इक्वल टू Q बटा एप्सिलॉन नॉट। और ये Q कौन सा Q है, इंक्लोज्ड। इंक्लोज्ड का मतलब क्या है, जो इस बॉडी के अंदर 2 कूलम चार्ज है। अगर कोई बाहर 3 कूलम चार्ज होता तो इसको हम नहीं काउंट करते, ठीक है, हम बोलेंगे सिर्फ 2 कूलम ही चार्ज अंदर है। सो दिस बिकम्स 2 × 10 टू द पावर -6। -6 क्यों, क्योंकि माइक्रो कूलम आपको दे रखा है, तो माइक्रो का 10 की पावर 6 मैंने यहाँ लिखा और नीचे मैंने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखी, तो ये आपको आपका उत्तर दे रहा होगा। गॉस लॉ के अंदर नेक्स्ट चीज आती है गॉसियन सरफेस। डेरिवेशन समझने से पहले हमें गॉसियन सरफेस समझना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस क्या होता है भैया, गॉसियन सरफेस एक 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस होता है। और किस प्रकार से ये बनाते हैं, अगले 15-20 मिनट के लिए आपको कॉन्स्टेंटली मुझे सुनना है, तभी जाके आपके फंडे क्लियर हो रहे होंगे, डॉट्स को आप कनेक्ट करेंगे, एट द एंड आपको चीजें समझ में आएंगी। मान लो मेरे पास एक रैंडम मैंने क्लोज्ड बॉडी ले ली, रैंडम क्लोज्ड बॉडी ले ली, और इसके अंदर जो मेरा चार्ज है वो 0 है, मैंने कोई चार्ज नहीं रखा, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा। क्या मैं बोल सकता हूं फ्लक्स मेरा 0 होना चाहिए, क्योंकि Q इंक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट होता था, Q मेरा 0 है तो 0 बटा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब किसी बच्चे ने पूछा कि भैया अगर मैं बाहर एक छोटा चार्ज Q रख दूं तो क्या उसकी वजह से कुछ फर्क पड़ेगा। मैंने कहा देखो पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है, और ये तो पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ ऐसे निकल रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो मैंने ब्लू कलर में बनाई है और अब रेड से हाईलाइट कर रहा हूं। यस, अब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जैसे कि ये वाली, जो कि इसके अंदर से जा रही होंगी। तो आपके अंदर ये सवाल आ सकता है, देखो भैया ये है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर घुसी, और हो सकता है काफी ऐसी भी होंगी जो परपेंडिकुलरली घुसेंगी, तो फ्लक्स कुछ तो होना चाहिए, 0 तो नहीं होना चाहिए। मैंने कहा यार जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी यहां से अंदर घुसी वो दूसरे एंड से निकल भी तो गई, टोटल फ्लक्स देखें तो 0 हो जाता है। भैया मेरा समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। मैंने कहा देखो यहां पे एग्जांपल समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इसके अंदर घुसी तो क्या मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है इस तरफ, पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी। मैंने कहा एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन लेते थे, सरफेस के आउटवर्ड, 3 डायमेंशनल बॉडी के आउटवर्ड, तो इस तरफ हो गया, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूं एक तरह से 180 डिग्री एंगल हो गया ये यहां पर जब वो बाहर निकल रहा था तब E तो इसी तरफ है, और जो मेरा एरिया वेक्टर है वो दोबारा बाहर की तरफ E की डायरेक्शन में ही हो गया, DAB। क्या मैं बोल सकता हूं इस केस में थीटा 0 डिग्री हो गया। अब मान लेते हैं ये मेरी फर्स्ट पोजीशन थी और ये मेरी सेकंड पोजीशन थी, तो क्या मैं बोल सकता हूं फ्लक्स एट फर्स्ट पोजीशन इज इक्वल टू व्हाट, E1 dA cos 180। बेसिकली एक नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, और जो सेकंड पोजीशन पे जहां पे मेरा थीटा 0 था, जहां पे दोनों के दोनों पैरेलल आ रहे थे, क्या मैं बोल सकता हूं एक पॉजिटिव क्वांटिटी आपको मिल रही होगी। तो ऐसी जब आप इसका और इसका जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इसके अंदर से निकल रही हैं इस चार्ज की वजह से इनफाइनाइट होंगी ना यार, उन सबका जब आप एडिशन करोगे तो 0 ही आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो आई होप हमें ये चीज समझ में आ गई। अगर इंक्लोज बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो फ्लक्स 0 होगा, बाहर वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमने बॉडी ले ली, एक और रैंडम एक 3 डायमेंशनल बॉडी ले ली, और मैंने 3 चार्ज पार्टिकल ले लिया आपके, Q1 बाहर है, Q2 और Q3 अंदर है। अब आपसे पूछा भाई बताओ फ्लक्स कितना है। फ्लक्स हमारा फॉर्मूला वही Q इंक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर कौन कौन से चार्ज हैं, Q2 और Q3 है, तो मैंने कहा Q2 प्लस Q3 बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Q1 को कंसीडर हम नहीं कर रहे होंगे, राइट, एंड दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला देखूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू E डॉट DA। क्या चीज समझ में आ रही है। यस, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कि यार हम चार्ज तो लेते हैं इंक्लोज्ड, चार्ज तो हम लेते हैं सिर्फ वही जो कि इस डब्बे के अंदर हैं, पर जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा होता हूं, दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस Q1, Q2, Q3, चाहे अंदर हो या बाहर हो। दोबारा रिपीट करता हूं, जब मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट, कौन सा पॉइंट लूं, जैसे कि एक रैंडम ले लेते हैं, इस एरिया की बात करें। अब इस एरिया पे क्या मैं बोल सकता हूं DA वेक्टर इस तरफ होगा, बहुत बढ़िया, DA तो हमें पता चल गया। पर अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैं किस प्रकार से निकालूं,
इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं रिजल्टेंट लूंगा सबका। मान लो इस Q1 की वजह से पट 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 यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 पड़ रही थी, इस Q2 की वजह से पट 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 यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 पड़ रही थी, इस Q3 की वजह से पट 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 यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3 पड़ रही थी। तो E1 वेक्टर, E2 वेक्टर और E3 वेक्टर, ये जो तीनों वेक्टर हैं, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो आपको E नेट दे रहा होगा। चीज समझ में आ रही है? और ये वाला जो E नेट है, इसी को हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे होंगे इस E पे। तो इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी, जब आप Q इंक्लोज लिखते हो तो सिर्फ वही चार्ज इंक्लूड करोगे जो कि अंदर है, जैसे Q2 और Q3। पर RHS राइट हैंड साइड में जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट होगा सबका, अंदर वाले और बाहर वाले सभी चार्जेस का। और यही सेम लाइन मैंने नोट्स में काफी अच्छे अक्षरों में लिख भी रखी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ के अंदर। आप जब ये पॉइंट पढ़ेंगे, जितनी भी चीजें मैंने बोली हैं, इन्हीं को अच्छे शब्दों में लिखा गया है, अंग्रेजी शब्दों में, आप अपने नोट्स में पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट एक और चीज देख लेते हैं, गॉस लॉ जो है यार, ठीक है, अब ये यार जेईई मेन में पूछा गया था वैसे, ठीक है, पर आपके यहां पे भी आ सकता है, क्योंकि एक बहुत छोटा सा मेंशन इसका दे रखा है और एमसीक्यू में अब शायद आने वाले सालों में आ जाए, प्रीवियस ईयर में तो नहीं आया, पर आने वालों में आ जाए। तो ये है कि गॉस लॉ जो है ये एप्लीकेबल तब तक है जब तक कूलम्स लॉ है, जब तक कूलम्स लॉ वैलिड है। कूलम्स लॉ आपका क्या होता था, लास्ट में पढ़ा था, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। जब तक मेरा फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। वैसे अगर हम बात करें तो हमारा जो जैसे ये प्लैनेट है, हमारे अराउंडिंग के जो सिस्टम है, हर जगह यही कूलम्स लॉ हम फॉलो करते हैं, ठीक है? तो तब तक आपका गॉस लॉ वैलिड है। पर मान लो कल को किसी क्वेश्चन में एग्जामिनर का दिमाग ऐसे ही कि चलो बच्चों के मजे लेते हैं, और वो बोल देता है F कुछ K Q1 Q2 बटा R क्यूब बोल दिया उसने, तो मैं क्या बोल सकता हूं, कूलम लॉ फॉलो नहीं हो रहा, कूलम लॉ तो R स्क्वायर वाला था, तो अब गॉस लॉ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एक छोटा सा फन फैक्ट है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं इन केस अगर कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन 1 मार्कर आता है तो। मैंने कहा ग्रेट, ये चीज समझ में आ गई। अब गॉसियन सरफेस, जिस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था, ये क्या होता है भैया? गॉसियन सरफेस ये क्या होता है? ये यार असलियत में कुछ नहीं होता, ये बेसिकली हम वर्चुअल बनाते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। रियलिटी में ये कुछ है नहीं, आप इसे टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, बस पेपर में हम इसको ड्रॉ करते हैं। जैसे कि अभी मैं ये जो बॉडीज बना रहा था, ठीक है, ये तो असली में कोई डब्बा हो सकता है, ये तो डब्बे हैं असली में, आप इन्हें चाहो तो फील कर सकते हो। पर जो गॉसियन सरफेस है वो हम अपनी बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर बनाते हैं, जिससे कि हम डिराइव वगैरह कर पाए। क्या है भैया, थोड़ा समझाओ। मान लो एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q, तो गॉसियन सरफेस किस हिसाब से बनता है मैं आपको वो सिखा रहा हूं। एक सिमेट्रिक बॉडी बनाई जाती है। क्या बनाया जाता है? एक सिमेट्रिक बॉडी अथवा सरफेस बनाया जाता है उस चार्ज बॉडी के अराउंड। जो भी मेरी चार्ज बॉडी होगी, मान लो कि जैसे अगर मेरा एक पॉइंट चार्ज हो गया, क्या मैं बोल सकता हूं इसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकल रही होंगी? ऐसा सा निकलता है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। अब जब मैं इसका गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो हम क्या करते हैं, ये रहा मेरा पॉइंट चार्ज, मैं एक सिमेट्रिक सा कुछ बनाना चाहूंगा। सिमेट्रिक इस प्रकार से कि इस सरफेस के किसी भी अगर मैं पॉइंट पे देखूं, किसी भी पॉइंट, चाहे पॉइंट नंबर A हो गया, चाहे पॉइंट नंबर B हो गया, चाहे पॉइंट नंबर C हो गया, कोई भी पॉइंट हो, उस पे जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो, क्या मैं बोल सकता हूं ये भी R डिस्टेंस दूर है, B पॉइंट भी R डिस्टेंस दूर है, C पॉइंट भी R डिस्टेंस दूर है, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? क्या मैं बोल सकता हूं KQ बटा R स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर भी क्या होगी? KQ बटा R स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगी? KQ बटा R स्क्वायर। क्या मैं बोल सकता हूं जो मेरा E था वो सेम है, जो मेरा E था इन तीनों केसेस में सेम है। अब आपको समझ में आ रहा है? जब थोड़ी देर पहले मैं d फाई निकाल रहा था एक कर्व्ड सरफेस एरिया का, तो मैंने कहा था यार E आपका कांस्टेंट ही रहेगा ये, और dA है ये बदलता जा रहा होगा। अब आपको फील आ रही है हमारा E क्यों लेते हैं हम ऐसे? हम जानबूझ के एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाते हैं। दिस इज माई गॉसियन सरफेस, दिस इज माई गॉसियन सरफेस। असलियत में है नहीं, ये बनाया है हमने। क्यों बनाया भैया? क्या जरूरत पड़ गई इसको बनाने की? मैंने कहा इसलिए बनाया है क्योंकि अगर आप देखोगे अभी जो पिछले 10 मिनट से हम पढ़ रहे थे, वो हम ये पढ़ रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इसके 2 फॉर्मूला निकाल लिए थे। पहला तो आपको दे ही रखा था
क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। अब आप में से जितने बच्चे डर रहे हैं ये गोले का मतलब क्या है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका वही बेसिक इंटीग्रेशन है। जब भी एक क्लोज्ड बॉडी होती है, मान लो कुछ ऐसा कुछ 3 डायमेंशनल बॉडी हो गई, और उस पूरे का हम जब निकाल रहे होते हैं, कंप्लीट कुछ निकाल रहे होते हैं, तब ये बस गोला लगा देते हैं कि कंप्लीट इंटीग्रेशन। और बिल्कुल डरने की नहीं है, एक नॉर्मल इंटीग्रेशन साइन की तरह इसको देखना है आपको। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, और दूसरा हमने निकाला था क्यू इंक्लोज्ड, कितना आपने चार्ज इंक्लोज किया है, बटा एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब इस पर्टिकुलर केस में जहां पे मैंने सेंटर पे पॉइंट चार्ज रख रखा है, मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। अब इसकी रेडियस है r, तो मैंने कहा ओके, इसको अगर मैं नीचे सॉल्व करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी E कॉमन ले लेता हूं, क्यों, क्योंकि वो तो बराबर ले रही है हर पॉइंट पे, किसी भी मैं पॉइंट को ले लूं, ये D पॉइंट, इधर भी मेरी KQ बटा R स्क्वायर होगी। तो E तो मैंने बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन साइन के, और अंदर मेरा बच गया DA इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज। कितना चार्ज है इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर, क्या मैं बोल सकता हूं एकमात्र यही चार्ज है, तो मैंने लिख दिया Q है, Q इंक्लोज की जगह Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब E, ये DA का मैं इंटीग्रल करूंगा। DA क्या है बेसिकली, ये सारे छोटे छोटे एरिया, ये सारे छोटे छोटे एरिया, ये सारे छोटे छोटे एरिया, अपने आप में ये एक स्फेयर है, इसको सर्कल मत समझ लेना, ये स्फेयर है। और स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, अगर इन सभी छोटे छोटे एरिया को मैं जोड़ दूंगा, क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू Q बटा एप्सिलॉन नॉट। कुछ कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है, नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या मैं बोल सकता हूं E इक्वल टू कितना हो गया, Q 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। कुछ बच्चों को दिखना स्टार्ट हुआ, नहीं दिखा, कोई बात नहीं। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q बटा आर स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं KQ बटा आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, एक तरह से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैंने फॉर्मूला निकाल लिया फॉर अ पॉइंट चार्ज। क्या आपको समझ में आ रहा है इसका फायदा क्या हुआ गॉस लॉ का। मैंने एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ये निकाल ली। अब आप कहोगे भैया ये तो हमने लास्ट लेक्चर में ही निकाल ली थी, इसके लिए फालतू में एक नया लॉ क्यों पढ़ाया। क्योंकि मैंने कहा अभी तक आपने पॉइंट चार्ज की निकाली थी, या पिछले अगर हम लेक्चर में देखें तो एक रिंग की निकाली थी। अब काफी सारे मैं निकाल रहा हूंगा, ठीक है, जहां पे ऐसी ऐसी बॉडीज होंगी जिनका आप शायद एग्जिस्टिंग गॉस लॉ ना हो तो आप शायद निकाल ना पाए, तो वहां हेल्प मिल रही होगी। ये सबसे बेसिक एग्जांपल मैंने लिया है। तो हमने क्या किया, हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया मेथड नंबर 2 में, और मैंने कहा ओके चार्ज Q है, इसकी रेडियस R है, ठीक है, और हमने यही सारे स्टेप्स फॉलो करे और उससे मुझे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे। आई होप हमें ये बेसिक चीज समझ में आई हो। अब हम बात करेंगे यार गॉस लॉ की डेरिवेशन के बारे में। अब यहाँ जो एनसीईआरटी में हमें डेरिवेशन बताई गई है वो डेरिवेशन नहीं है, अगर हम टेक्निकली बात करें तो वो बेसिकली एक तरह से वैलिडेशन है। एक पॉइंट चार्ज ले लिया गया है और इस पॉइंट चार्ज पे वैलिडेट किया कि देखो गॉस लॉ लगता है, मतलब हर जगह लेता होगा। असलियत में तो क्या करना चाहिए था कि कोई भी एक रैंडम चार्ज बॉडी ले लेनी चाहिए थी और उस पे बताना चाहिए था कि देखो यार गॉस लॉ एप्लीकेबल है। हमने यहाँ पे सबसे सिंपल एक पार्टिकल ले लिया है चार्ज और उसके लिए हम प्रूव कर रहे होंगे। तो आपने चाहे कोचिंग सेंटर में यार कुछ भी पढ़ा हो डेरिवेशन में, जब आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आता है डेरिवेशन दें, तो आपको ये सिंपल पॉइंट चार्ज के लिए प्रूव करके दिखा देना, वही आपकी डेरिवेशन होगी। तो सबसे पहले चार्ज है, मैं गॉसियन सरफेस बना दूं, मैंने कहा ओके बना देते हैं। तो कुछ इस प्रकार का मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया। अब मेरी प्रायर नॉलेज से मुझे पता है कि यार इससे r डिस्टेंस दूर जब जाते हैं तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, दिस इज नथिंग बट KQ बटा आर स्क्वायर। मैंने कहा ओके ये चीज क्लियर है। अब ये भी मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने एक फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या है वो, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। अब भैया ये गोले का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ये आपका जो नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है वैसा ही है। जब हम एक क्लोज्ड बॉडी के ऊपर कर रहे होते हैं तो ये सर्कल ये इंटीग्रेशन के अंदर एक गोलू बना देता है, डरना नहीं है। सेम आपका मैथमेटिकल स्टेप्स यहाँ पर होने वाले हैं। अब मुझे आप ये बताओ, अगर मुझे गॉस लॉ प्रूव करना है, यहां से शुरुआत करने, क्या मैं कुछ ऐसा चाहता हूं कि आखिर में कुछ ऐसा आ जाए, फाई इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट जैसा आ जाए, तो मेरा गॉस लॉ प्रूव हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर केस में चार्ज कितना है इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर, ये मेरा क्या है, गॉसियन सरफेस है। क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो अगर समहाउ मैं यहां से यहां पर चला गया तो प्रूव हो जाएगा इस पॉइंट चार्ज के लिए,
मैंने कहा ओके, करके देखते हैं। अब क्या मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यार चाहे मैं इस पॉइंट ए की बात करूं, चाहे इस पॉइंट बी पे बात करूं, चाहे इस पॉइंट सी पे बात करूं, चाहे इस पॉइंट डी पे बात करूं, मैंने गॉसियन सरफेस क्योंकि लिया है, हर जगह सेम मैग्नीट्यूड होगा, विच इज E इक्वल टू KQ बटा R स्क्वायर। क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं, बाहर की तरफ जा रही होंगी, बाहर की तरफ जा रही होंगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो मैंने कहा ओके जी, E को तो बाहर ले लो, अंदर मेरा बच जाएगा DA। अब ये DA जो है ये क्या है, ये बेसिकली ये छोटे छोटे एरिया हैं आपने हर पॉइंट पे जो लिया है। अब इन सभी छोटे छोटे DA को जब मैं ऐड कर दूंगा तो क्या मुझे इस स्फेयर का, ये क्या है, सर्कल नहीं है, क्या है, क्लोज्ड बॉडी, स्फेयर है इस पर्टिकुलर केस में, इस स्फेयर का सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो मैंने कहा देखो यार E में तो सीधा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं KQ बटा R स्क्वायर, जो मैंने कर दिया KQ बटा R स्क्वायर, और आगे मैंने करा DA। अब यार यहां पे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक DA भी मेरा बाहर की तरफ जाता, यहां पे ऊपर शायद आपको दिख नहीं रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा बाहर की तरफ जा रहा है, अगर मैं छोटा सा एरिया लूंगा DA वो भी बाहर की तरफ ही जाएगा क्योंकि रेडियली आउटवर्ड होता है। तो मैं बोल सकता हूं ये DA बेसिकली cos 0 डिग्री होगा आगे, तो वो कि आपका 1 ही हो जाएगा। आगे DA आपका सरफेस एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर। अब अगर मैं काटूंगा R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, जो कि मुझे क्या दे देगा, K को अगर मैं खोलूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ K इज नथिंग बट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर Q है, यहाँ पे ये 4 पाई है, क्या मैं बोल दूँ 4 पाई से 4 पाई कटा, क्या बच गया, मेरे को मिल गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मैंने प्रूव कर दिया, क्या मैंने गॉस लॉ को प्रूव कर दिया, हाँ जी कर दिया। यही आपकी डेरिवेशन है जो अगर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है तो आपको यही एज इट इज लिखकर आनी है। अब दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यार हमें यह कहता है कि दो हॉलो कंसेंट्रिक स्फेयर्स हैं, होलो मतलब खोखले, पहला स्फेयर मेरा ये है और दूसरा स्फेयर मेरा ये है, और आपको बोला गया है S1 S2 नाम है इनका, S2 जो है वो बड़ा है, तो ये बाहर वाला तो हो गया मेरा S2 और ये अंदर वाले को नाम दे दिया S1। ये इंक्लोज करते हैं चार्ज 2Q एंड 4Q रिस्पेक्टिवली। तो छोटे वाले के अंदर कितना चार्ज हो गया 2Q, देखो यहां पे लिख भी रखा है 2Q। बड़े वाले के अंदर कितना चार्ज हो गया 4Q। मैंने कहा ओके ये समझ में आ गया। आपको बोला जाता है फाइंड द रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू देम। रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू देम मतलब इसका ये कहना चाह रहा है जनाब कि अगर इन दोनों को मैं अलग अलग बनाऊं तो ये तो हो गया छोटे वाला और ये हो गया जनाब मेरा बड़े वाला। अब छोटे वाले में से फ्लक्स कितना जा रहा होगा, क्या मैं बोल सकता हूं चार्ज कितना है 2Q, तो Q इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा फॉर्मूला होता था, चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता था। इसके अंदर चार्ज कितना है 2Q है, तो क्या मैं बोल सकता हूं फ्लक्स थ्रू फर्स्ट बॉडी विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी नथिंग बट 2Q बटा एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा ये चीज तो भाई समझ में आ गई। सिमिलरली अगर मैं बड़े वाले को देखूं तो इसके अंदर कौन कौन से चार्ज हैं, इसके अंदर 2Q भी है और इसके अंदर 4Q भी है। तो मैंने कहा अगर दोनों को ऐड कर दूं तभी टोटल इंक्लोज्ड वाला पता चलेगा। तो मेरे पास क्या आ गया, क्या मैं बोल सकता हूं 6Q। तो वही यार यहां पे लिखा हुआ है फ्लक्स थ्रू बड़े वाला इज इक्वल टू 6Q बटा एप्सिलॉन नॉट। हमें ये चीज भी यहां समझ में आ गई। दोनों का रेशियो निकालना है विच इज 5:1 बटा 5:2 जब मैं कर रहा हूंगा, दिस विल बी नथिंग बट 1/3। अब इसी क्वेश्चन का यार अगर हम सेकंड पार्ट देख रहे होंगे तो वो है हाउ विल द फ्लक्स थ्रू S1 चेंज इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। भैया ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहली बार सुन रहा हूं, क्या है ये चैप्टर 2 में आपको समझाया जाएगा। अब बोर्ड में जब आता है क्वेश्चन तो यार मल्टीपल चैप्टर्स का ज्ञान एक सवाल में पूछ लिया जाता है। ये जो सेकंड पार्ट है हम ये चैप्टर 2 जब कर लेंगे तब आप कर पाएंगे, ठीक है। तो जब आप अपना रिवीजन कर रहे हो चैप्टर 2 के बाद इस पे आओगे, ये बड़े आसानी से होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत प्यारी चीज है, बेसिकली एक इंसुलेटर होता है, एक मीडियम, जैसे अभी अंदर इनके क्या है वैक्यूम हम मान लेते हैं। अब वैक्यूम की जगह अगर मैं कुछ डाइलेक्ट्रिक कुछ इंसुलेट कोई दूसरा मीडियम डाल दूं तो वही चीज यहां पे हो रही है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बहुत सिंपल है, आप समझ जाएंगे चैप्टर 2 होते ही, ठीक है। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 0, ये कह रहा है अगर फाई 0 है तो हम क्या कह सकते हैं, नो नेट चार्ज इज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस। हाँ जी कह सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो पता ही था ये Q इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर 0 है तो मतलब अंदर 0 चार्ज होगा, तो हम बोल सकते हैं नो नेट चार्ज, तो A इज द राइट आंसर। तो अभी तक यार हमने समझा कि यार एक अगर मेरे पास पॉइंट चार्ज है तो इसका गॉसियन सरफेस एक सर्कुलर बॉडी हो जाती है, एक स्फेयर हो जाता है। पर मान लो कल को कुछ अलग अलग शेप मेरे पास आने लग गई। अलग अलग शेप बोले तो किसी ने कहा कि मान लो एक इनफाइनाइट वायर है, एक इनफाइनाइट वायर है जो कि चार्ज है। चार्ज मतलब उसके ऊपर कुछ चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है। किसी ने आपसे कहा इसका गॉसियन सरफेस बनाओ, तो इसका गॉसियन सरफेस कैसे बनाएं।
गॉसियन सरफेस में एक चीज हमें क्या करनी होती थी यार, फॉर्मूला हमारा क्या था, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, याद आ रहा है। और इसमें हम पहला स्टेप क्या करने की कोशिश करते थे, ई को बाहर निकाल लें समहाउ। हम चाहते हैं कि ई कांस्टेंट हो, तो मेरे को गॉसियन सरफेस कुछ इस प्रकार का बनाना है, इमेजिनरी सरफेस, क्लोज्ड सरफेस एक इस प्रकार का बनाना है जिससे कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो हर पॉइंट पे। तो अगर यहां पे देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार का हो सकता है। क्या कर सकता हूं मैं, एक सिलेंडर बना सकता हूं इसके अराउंड। क्या कर सकता हूं, एक सिलेंडर बना सकता हूं इसके अराउंड। और ये सिलेंडर को अगर सुंदर डायग्राम में हम देखें तो मैंने यहां पर बना रखा है। अब इधर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये मेरा इनफाइनाइटली चार्ज वायर है, इसके अराउंड मैंने सुंदर सा ये गॉसियन सरफेस बना दिया है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 फेसेस हैं, नोटिस करोगे तो फेस नंबर 1 ये है, फेस नंबर 2 ये है, और फेस नंबर 3 आपका ये कर्व्ड सरफेस है। जैसे कि यार मैंने आपको क्यूब बताया था, तो जब हम क्यूब का एरिया वेक्टर देख रहे थे कि कितने होंगे, तो 6 एरिया वेक्टर निकल के आए थे, याद आ रहा है। एक इस तरफ आया था, ऊपर वाले फेस का इस तरफ आया था, सामने वाले फेस का इस तरफ, इसी प्रकार से 3 टोटल 6 एरिया वेक्टर बने थे। उसी प्रकार से इस क्लोज्ड बॉडी जो सिलेंडर है, इसका एक तो लेफ्ट वाला फेस हो गया, एक राइट वाला फेस हो गया, और एक इसका कर्व्ड सरफेस वाला हो गया। आई होप हमें ये चीज समझ में आ रही है। अब अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड निकलेगी, क्यों? क्योंकि क्या मैं बोल सकता हूं ये वायर अपने आप में एक कंडक्टर है, और जो कंडक्टर होता है उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलरली निकलती है बाहर की तरफ। तो मैंने कहा ओके, परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ जा रही होगी, परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही होगी, सिमिलरली नीचे भी जा रही होगी परपेंडिकुलरली। तो हो क्या रहा होगा, क्योंकि सिलेंडर है, ये सारे के सारे डिस्टेंस बराबर हैं, ये सारे के सारे डिस्टेंस बराबर हैं, ये सारे के सारे डिस्टेंस बराबर हैं, ये सारे डिस्टेंस बराबर हैं, ये सारे डिस्टेंस बराबर हैं। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सारे के सारे बराबर हैं। तो ये मेरा गॉसियन सरफेस हो गया इस पर्टिकुलर के लिए। अब हम बात करने वाले हैं यार एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला यार इसका टाइप जो दे रखा है यहाँ पे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? फील्ड निकालनी है ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग, बहुत इनफाइनाइट लंबा वायर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। क्या कहना चाह रहा है, ये आपका बहुत लंबा एक वायर है जो यहाँ पे ब्लैक में दिख रहा है आपको, ये एक बहुत लंबा वायर है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहा है, यहाँ पे तो मैंने छोटा ही बनाया, इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हमने पॉजिटिव मान लिया है। बेसिकली इसके ऊपर कुछ चार्ज चढ़ा हुआ है। आपसे पूछा गया है इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे? कहीं पे भी, इससे मान लो r डिस्टेंस दूर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? r कितना भी दूर हो सकता है, इतना दूर, जैसे जैसे हम जा रहे होंगे। जैसे कि हमने पॉइंट चार्ज के पर्टिकुलर के केस में किया था कि यार मान ले मेरे पास एक छोटा सा पॉइंट चार्ज q है, तो इससे r डिस्टेंस दूर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला आया था kq/r²। उसी प्रकार से अब ये पूछ रहे हैं आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है जिसके ऊपर जनाब कुछ चार्ज है, तो आप बताओ इससे r डिस्टेंस दूर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब कैसे निकालें? गॉस लॉ की मदद से होता निकालेंगे। तो मैंने कहा सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार मुझे पता है कि ये जो गॉसियन सरफेस इस पे बनेगा ये सिलेंडर बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, ये सिलेंडर बन गया। अब इस सिलेंडर के कितने फेसेस हैं? क्या मैं बोल सकता हूँ 3 फेस हैं, लेफ्ट वाला फेस, राइट वाला फेस, और आपका ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो फर्स्ट फेस, सेकंड फेस एंड द थर्ड जो कि है कर्व्ड सरफेस। अब अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स किसमें से? गॉसियन सरफेस में से। गॉसियन सरफेस मतलब ये रेड में जो मैंने सिलेंडर बनाया है पूरा का पूरा, इसमें से टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है? फ्लक्स मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो परपेंडिकुलरली निकल रही हैं, मतलब ये ब्लू वाली लाइन कितनी है पर यूनिट एरिया, वो हमें निकालना है। मैंने कहा ओके, E.dA कर सकते हैं। अब अगर मुझे पूरे गॉसियन सरफेस, पूरे सिलेंडर का फ्लक्स निकालना है, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि यार ये जो तीनों फेस है इनका इंडिविजुअली निकाल लेता हूं। ये जो लेफ्ट वाला फेस है इसके थ्रू कितना फ्लक्स निकल रहा है, E.dA कर देता हूं सिर्फ फर्स्ट फेस का। फिर ये जो सेकंड वाला फेस है इसके थ्रू कितना फ्लक्स निकल रहा है, दोबारा मैं E.dA कर देता हूं सेकंड फेस का। फिर E.dA कर दूंगा कर्व्ड वाला जो कि आपका बेसिकली ये वाला पूरा का पूरा हो गया। अब मुझे आप ये बताओ, अगर मैं जूम करूं, जो मेरा फर्स्ट सरफेस है इसके अंदर मेरा जो DA होगा, एरिया वेक्टर होगा, वो इस तरफ जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, और जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो भाई इससे परपेंडिकुलरली निकल के ऐसे नीचे की तरफ जाएगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो मेरा एरिया वेक्टर है और जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर बोलें तो दोनों 90 डिग्री बनाते हैं। अब अगर जनाब ये 90 डिग्री बनाते हैं तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है इधर आगे cos 90 आ जाएगा। cos 90 अपने आप में क्या होता है? 0। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये पूरी टर्म हो गई 0। उसी प्रकार से
अगर मैं सेकंड फेज को देखूं, ये रहा मेरा सेकंड फेज। अब सेकंड फेज के अंदर जो मेरा डीए है ये बाहर की तरफ जा रहा है, और जो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो भाई नीचे की तरफ ही जा रही है। इन दोनों में आपको दिख रहा है दोबारा 90 डिग्री एंगल बन गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं सेकंड के केस में भी जब ई डॉट डी ए को खोलूंगा तो इधर cos 90 आएगा, cos 90 इज नथिंग बट 0। अब मेरा बच गया क्या, थर्ड सरफेस क्या था, बेसिकली कर्व्ड वाला। कर्व्ड बोले तो ये वाला, ठीक है, ये कर्व्ड जितना है ये वाला। अब इसके थ्रू फ्लक्स कैसे निकालें, मैंने कहा देखो ये दोनों तो कट गए, अब आपका जो ई डॉट डी ए थर्ड वाला है वो मैं इधर लेके आ गया। क्या मैं बोल सकता हूं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी बाहर की तरफ जा रही है, और जो मेरा एरिया वेक्टर होगा वो भी बाहर की तरफ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं नीचे देखूंगा तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ जाएगी, और यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एरिया वेक्टर लूंगा तो वो भी डीए होगा। भैया हम छोटा सा एरिया वेक्टर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस है, घूमता जा रहा है बार बार, तो मेरे को छोटे छोटे एरिया वेक्टर लेंगे, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था। तो जब मैं इन सब का ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यार ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में थीटा इक्वल टू 0 है। तो ई को तो मैं बाहर निकाल लूंगा। बाहर क्यों निकाला, क्योंकि गॉसियन सरफेस हमने बनाया, हर जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। अंदर आपका क्या बच गया, डी ए विच इज इक्वल टू ई एरिया। अगर आप सारा जोड़ दोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला में पता है छोटी क्लास से 2πRL। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर मैंने कहा अरे गॉस लॉ भी तो पता है मुझे, तो मैंने कहा ओके फाई इक्वल टू, मैं ये भी तो लिख सकता हूं चार्ज इंक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज कितना इंक्लोज्ड है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, मैंने कहा गॉसियन सरफेस के अंदर मेरी ये वाला इतना रॉड का पार्ट आ रहा है ना, ये जो मेरा वायर था इसका इतना पार्ट आ रहा है ना, इतना चार्ज आ रहा है ना मेरे गॉसियन सरफेस के अंदर। अरे पूरा वायर तो इनफाइनाइट होगा, पर मैंने गॉसियन सरफेस तो सिर्फ एल लेंथ का लिया है, तो इस एल लेंथ के जो सिलेंडर के अंदर जो मेरा चार्ज है सिर्फ वही काउंट करना है मुझे। अब आपको चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है, इस सिलेंडर की लेंथ आपको एल दे रखी है, तो क्या मैं बोल सकता हूं चार्ज इंक्लोज्ड इस सिलेंडर के अंदर दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। चार्ज डेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही है। तब ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे नीचे। सो क्यू इंक्लोज्ड की जगह मेरा आ गया लैम्डा एल, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज आ गया। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में भी हम फ्लक्स निकाल रहे थे, सेकंड इक्वेशन में भी हम फ्लक्स निकाल रहे थे, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो ये जो E 2πRL है ये तो यहाँ पे आ गया E 2πRL, और जो लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन नॉट है ये इधर आ गया। अब जैसे ही आप इक्वेट करोगे तो आप देख रहे होगे जनाब ये L और ये L कट गया, ये जो 2πR बचा हुआ है ये इस तरफ डिनोमिनेटर में जाएगा, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R। तब आपको अपना उत्तर पता चल गया। मान लो एक अगर मेरे पास बहुत बड़ा चार्ज वायर है, और इससे r डिस्टेंस दूर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला है क्या है, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R। परपेंडिकुलरली अगर मैं r डिस्टेंस दूर जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो, मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में पूरे में से इस प्रकार से निकल रही होगी। तो ये मैंने बना भी दिया। ओरिजिनेट कैसे करेगी, परपेंडिकुलरली करेगी, ये तो हमें पता ही है क्योंकि कंडक्टर में से परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ निकलती है। अगर नेगेटिव चार्ज होता यहां पर तो क्या होता, मैंने कहा अगर नेगेटिव चार्ज होता तो बजाय बाहर जाने के ये अंदर आने लग जाती। अगर यहाँ पे पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होता पूरी पे तो ये सारे की सारी डायरेक्शन बदल जाती। यस, ये नीचे वाले भी ऊपर की तरफ आने स्टार्ट हो जाते। आई होप हमें ये फंडा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है यार वो एक और आपकी डेरिवेशन ही है जो आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी है ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट बेसिकली ये कह रहा है कि मान लो आपके पास एक शीट है, शीट मतलब समझ रहे हो, एक फॉइल पेपर समझ लो, बड़ा सा, समझ लिया हमने, ओके। और इस शीट के ऊपर आपकी चार्ज है, ये कुछ चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है जो कि स्प्रेड है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। शब्द देखें इसने खुद ही कहा है यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है। ये 2017 में आपसे फिर से पूछा गया है, ठीक है। अब यार इसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है कि कितना है। बेसिकली ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि यार ये बताओ कि अगर मेरे पास एक चार्ज प्लेन शीट है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इससे r डिस्टेंस दूर, परपेंडिकुलरली r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये हमें निकालनी है। कैसे निकालें, दोबारा गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। और गॉस लॉ में हमें एक गॉसियन सरफेस पहले बनाना होता है। अब गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे, मैंने कहा ओके देख लेते हैं अंदर।
तो गॉसियन सरफेस यार इसका दोबारा एक सिलेंडर बनेगा। आप चाहते तो क्यूबॉइड भी बना सकते थे, सिलेंडर दोनों सही हैं। मैंने सिलेंडर लिया है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर यही इस्तेमाल हो रखा है। एक मैंने लंबा सा सिलेंडर बना लिया। अब आप कहोगे भैया सिलेंडर क्यों बनाया आपने? क्योंकि यार मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मिल रही है। क्या मैं बोल सकता हूं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो बाहर की तरफ परपेंडिकुलरली, चार्ज कंडक्टर है तो निकलेगी बाहर की तरफ परपेंडिकुलरली, सिमिलरली पीछे भी बाहर की तरफ निकलेगी, ऐसे बहुत सारी ऐसे निकलेंगी इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी परपेंडिकुलरली, सिमिलरली पीछे से भी निकल रही होंगी, दोनों साइड से निकलेंगी क्योंकि चार्ज है ये, तो दोनों तरफ से निकल रही होंगी। यस, तो कौन कौन से सरफेस हो गए? सिलेंडर के 3 फेस होते हैं, एक फेस हो गया लेफ्ट साइड वाला, एक फेस हो गया राइट साइड वाला, और एक हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्या मैं बोल सकता हूं एक फेस तो हो गया ये लेफ्ट वाला, एक फेस हो गया ये राइट वाला, और एक फेस हो गया आपका ये कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आप देखोगे, मैंने दोबारा क्या करा, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी ए, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, इस्तेमाल किया। अब कितने फेसेज हैं? फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, थर्ड फेस। तो अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है, तो क्या मैं बोल सकता हूं यार तीनों फेसेस का इंडिविजुअली निकाल के देख लो क्या क्या आ रहा है। अब मैंने कहा अगर मैं फर्स्ट फेस को देखूं, फर्स्ट फेस ये रहा, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये ब्लू वाला बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है मुझे। सिमिलरली ये अपने आप में जो राइट वाला फेस है इसके परपेंडिकुलर जी इसका एरिया वेक्टर डी ए भी इसी डायरेक्शन में हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। ये चीज हमें समझ में आ गई। तो जो मेरा ई डॉट डी ए था इसको मैं ई डी ए कॉस 0 डिग्री लिख सकता हूं यहां पे नीचे वाले स्टेप में। अब सिमिलरली सेकंड फेस का देख लेते हैं। सेकंड फेस आपका ये रहा। सेकंड फेस में भी क्योंकि ये एक चार्ज शीट है, क्या मैं बोल सकता हूं इधर से भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी, जिसको मैंने इधर ब्लू कलर में दिखा रखा है, ये लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही। अब इस फेस को अगर मैं देखूंगा तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा क्योंकि क्लोज है। तो डीए भी इस तरफ हो गया। क्या मैं बोल सकता हूं इधर भी इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री हो गया। बहुत बढ़िया। तो मैं दोबारा नीचे गया, मैंने कहा दिस इज ऑल्सो ई डी ए कॉस 0। अब कर्व्ड सरफेस की बात कर लेते हैं जो थर्ड वाला है। कर्व्ड सरफेस की अगर हम बात करेंगे तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका कोई भी एक छोटा सा आप पार्ट काटोगे, डीए आपका आ रहा है ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां से निकल रही है इस तरफ आ रही है, ये 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली इधर भी देखोगे, छोटा सा एक पार्ट काटोगे, डीए जाएगा नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी इधर। तो मैं कह रहा हूं यार ये तो पूरे कर्व्ड सरफेस पे 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं दोनों आपस में, तो ये ई डी ए कॉस 90 हो गया, जिसकी वजह से बेसिकली ये टर्म 0 हो जाएगी। तो फ्लक्स मेरा इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो निकल जा रहा होगा। सो ई डी ए प्लस ई डी ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 अपने आप में क्या होता है, 1 होता है, विच इज इक्वल टू 2e इंटीग्रल ऑफ डी ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने बाहर निकाल ली क्योंकि मुझे पता है मैंने गॉसियन सरफेस लिया है तो कांस्टेंट होना ही है इसको। तो मैंने कहा ओके। अब ये डीए कितना होगा, डीए है आपका ये लेफ्ट वाला जो फेस है, छोटे वाले फेस है इनका, तो क्या मैं बोल सकता हूं पाई आर स्क्वायर ही तो है। अरे ये वाला जो एरिया है ये कितना होगा, दिस इज बेसिकली नथिंग बट पाई आर स्क्वायर, कि अगर इसकी रेडियस आर थी तो दिस इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। अब मैंने कहा ओके 2e इंटू पाई आर स्क्वायर, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली मुझे पता है कि यार फ्लक्स इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी तो होता है गॉस लॉ से, तो मैं कह सकता हूं ओके क्यू इंक्लोज कितना होगा। अब आपको बता रखा है यार ये जो प्लेन शीट है जो कि चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दे रखी है, ठीक है, सिग्मा क्या दे रखी है, इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला जो गॉसियन सरफेस आपने सिलेंडर लिया है इसके अंदर कितना चार्ज है ये निकालना है मुझे, चार्ज इंक्लोज्ड। तो क्या मैं बोल सकता हूं यही तो है चार्ज इंक्लोज्ड, दिस इज योर चार्ज इंक्लोज्ड विच विल बी इक्वल टू नथिंग बट आपका जो सिग्मा है चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया ए। तो मैंने कहा ओके वही लिखना है हमें, सिग्मा इनटू एरिया क्या हो जाएगा फिर से पाई आर स्क्वायर। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में भी फ्लक्स निकाल रहे हैं, सेकंड में भी फ्लक्स, दोनों को कंपेयर कर देंगे। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो मुझे क्या मिला, ये जो 2e पाई आर स्क्वायर था वो तो मैं इधर ले आया, और जो सेकंड वाला था वो मैं इधर ले आया, और मैंने काटना स्टार्ट किया, पाई आर स्क्वायर कट गया, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया, मुझे ये उत्तर मिल गया कि अगर मेरे पास एक इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी दैट विल बी नथिंग बट सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें एक शानदार चीज बताऊं आपको, क्या आपको दिख रहा है ये आर के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। कौन सा आर, ये वाला जो आर था इसके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। अरे 2 आर हो गए ना, एक तो आपने जो गॉसियन सरफेस लिया था उसका आर हो गया, और एक की इससे कितनी दूर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, तो मैंने एक को स्मॉल आर एक को कैपिटल आर दे दिया, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है।
क्या आपको देख रहे हो फर्क नहीं पड़ रहा? चाहे मैं इस पॉइंट पे निकालूं या फिर मैं इस पॉइंट पे निकालूं, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा इधर भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। चाहे मैं एकदम जस्ट इसके यहां निकालूं, इधर भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। तो ये इनफाइनाइट तक सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक तरह से इस प्लेन चार्ज शीट ने क्या किया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स को प्रोड्यूस कर दिया है, जो कि इक्वली स्पेस्ड हैं और पैरेलल जाने वाली हैं। सिमिलरली दूसरी तरफ से भी ये इस प्रकार से निकल रही होंगी। तो इस प्लेन शीट द्वारा क्या हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होती तो क्या होता, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज होता, डायरेक्शन बदल जाती। अब इसके अंदर घुसती सारी की सारी, तो सारी डायरेक्शन उल्टी कर दो, सारी डायरेक्शन हम उल्टी कर देते, सारी डायरेक्शन उल्टी करते, 90 डिग्री में एकदम टर्मिनेट कर देती है। आई होप हमें ये चीज़ समझ में आ रही होगी, राइट। अब यार एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया, देखो एप्लीकेशन पे ये बेस्ड काफ़ी आसान सा है, 2016 में यार ये पूछा गया है। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस प्रकार से बदल रहा होता है एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर अगर उसकी रेडियस इंक्रीज कर दें। बेसिकली ये यूं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मान लो आपके पास एक पॉइंट चार्ज है और इसका आपने गॉसियन सरफेस कुछ इस प्रकार से बनाया। अब इसी पॉइंट चार्ज का मैं बस दूसरी जगह दोबारा बना रहा हूँ, आप एक और बड़ा गॉसियन सरफेस बना देते तो उससे क्या फ्लक्स पे कुछ फर्क पड़ता, आप बताओ। मैंने कहा देखो हम तो फॉर्मूला जानते हैं, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज अंदर कितना है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इस पर्टिकुलर केस में भी आप देखोगे फ्लक्स कितना होगा, मैंने कहा चार्ज इंक्लोज्ड क्या है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने कहा जी नहीं फर्क पड़ेगा, ये समझ में आ गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डन। अब हम यार निकाल रहे होंगे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। अब यार ये 2020 वाले जो बच्चे हैं जिनको इस साल बोर्ड एग्जाम देना था, जिनका शिफ्ट हो गया कोरोना की वजह से, उनके आउट ऑफ सिलेबस है, तो उनको तो करने की जरूरत है नहीं। पर अगर आप वो बच्चे हो, ठीक है, जिसने 2021 में 12th के अंदर घुसा है और 2022 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाला है, तो पता नहीं सिलेबस के अंदर होगा नहीं होगा, पर मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत कर देते हैं इसकी। अभी जब सिलेबस आएगा तब आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। ये वीडियो मैंने थोड़ा पहले शूट किया उससे, ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। इनकेस अगर सिलेबस में हुआ तो आप पढ़ लेंगे, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। 2020 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है ये, ठीक है, और 21 में सिलेबस से ही हटा दिया, 22 का पेंडिंग है, देखते हैं क्या होगा। अब इसको कैसे करें भैया, कहना क्या जा रहा है ये, अरे बड़ा बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये। है क्या कि अभी तक हमने क्या करा, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। क्या करा था, इसका गॉसियन सरफेस कुछ इस प्रकार से बनाया था और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी हमने। फिर हमने एक इनफाइनाइट चार्ज की वजह से निकाल ली, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिस पे कुछ यूनिफॉर्म चार्ज हमने बांट रखा है, तो इसकी वजह से r डिस्टेंस दूर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये कर लिया था। उसके बाद हमने प्लेन शीट के द्वारा क्या होगा वो भी कर लिया, कि एक प्लेन शीट है, इस पे हमने यूनिफॉर्मली चार्ज बांट दिया, इसको चार्ज बटा हुआ है यूनिफॉर्मली, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही होगी वो भी हमने निकाल लिया, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चौथा सिनेरियो आया है। चौथा सिनेरियो में ये क्या कह रहे हैं कि अब एक फुटबॉल है, फुटबॉल तो वैसे रबर की बनी होती है, ये यहाँ पे रबर का नहीं बना है। एक आपका मेटालिक हॉलो स्फेयर है, क्या है, मेटल का एक हॉलो स्फेयर है, और इसके ऊपर कुछ चार्ज है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है, अंदर से हॉलो है ये। जब भी हॉलो बोल दिए या शेल बोल दें, इनका मतलब होता है अंदर से खोखला। ठीक है, ऐसे कुछ चार्ज है इसके ऊपर। कितना चार्ज है, मान लेते हैं इसके ऊपर टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज इसके ऊपर Q है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यार इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर, ठीक है, या r नहीं लेते हैं, x वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि r तो इसकी रेडियस ले लेंगे ना हम। x डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बता दो। अब टेक्निकली यार दो केसेस बन सकते हैं। पहला, x मेरा जो है वो ग्रेटर देन r है, जो कि हो गया बेसिकली इस स्फेयर के बाहर वाला कोई एक पॉइंट हो गया, वहां पे मेरी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक और केस भी बनेगा इसमें, वो होगा जब मेरा x लेस देन r है। वो केस कौन सा होगा, जब आपसे यूं पूछ रहे हैं कि सेंटर से बेसिकली यहां पे बता दो कि छोटू x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो ये दोनों के दोनों हम करेंगे। पहले हम किस पे ध्यान देंगे, पहले हम देंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन r के ऊपर। तो सबसे पहले यार देख लेते हैं हमारा केस नंबर 1, जब मेरा x ग्रेटर देन r होगा। तो यहाँ पे ये जो मैंने ब्लैक के अंदर लिया है, ये तो है मेरा चार्ज स्फेरिकल शेल।
जिसके ऊपर आप देख रहे हो प्लस से मैंने चार्ज दिखा रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसका गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? मैंने कहा यार जो मेरा पॉइंट चार्ज होता था, पॉइंट चार्ज, उसका गॉसियन सरफेस हमने गोला बनाया था जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी सेम हो r डिस्टेंस पे। इसका भी गोला ही बनेगा गॉसियन सरफेस। क्या मैं एक तरह से कह सकता हूं कि यार ये जो एक पॉइंट चार्ज होता है, इसको अगर मैं जूम कर दूं, वाह टेक्नोलॉजी ने साथ छोड़ा यहाँ पे, इसको अगर मैं जूम करूं तो ये अपने आप में एक स्फेरिकल शेल जैसा दिख रहा है। इसको मैं और जूम करूंगा तो अपने आप में स्फेरिकल शेल दिख रहा है। तो मैंने कहा जब पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस एक गोला होता था तो स्फेरिकल शेल का भी गॉसियन सरफेस एक गोला होगा। और इससे साथ में क्या होगा यार, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी यूनिफॉर्म आ रही होगी। अब इसको वापस ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये रेड वाला इसका गॉसियन सरफेस लिया है जो कि अपने आप में स्फेरिकल है, ठीक है। अब कैसे करेंगे यार, वही सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस, ठीक है। अब ई डी एस कॉस जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो क्यों हुआ? क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के ऊपर मैं कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट लूं तो इसका एरिया वेक्टर तो बाहर जाएगा ही, क्योंकि एरिया वेक्टर क्योंकि क्लोज बॉडी है, आउटवर्ड जाएगा रेडियली 90 डिग्री पे। सिमिलरली इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो डी ए हैं ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ थीटा जीरो हो गया, और ये हर पॉइंट के लिए होगा। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और इधर जो डी ए है वो भी इस तरफ जा रहा होगा। तो मैंने कहा ओके जनाब, अच्छा कंफ्यूज मत हो जाना, डी ए एंड डी एस दोनों बराबर हैं, डी एरिया डी सरफेस, ठीक है, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना इन चीज़ों से। तो मैंने कहा दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, कॉस जीरो हो गया। ई को मैं बाहर लेगा क्योंकि मेरे को पता है गॉस लॉ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी एस मेरा अंदर की तरफ रह गया। अब ये जो गॉसियन सरफेस है इसका एरिया बताना है ना मुझे, और इसकी रेडियस क्या है? क्या मैं बोल सकता हूं इस गॉसियन सरफेस की रेडियस है x, तो इसका 4 पाई x स्क्वायर एरिया हो जाएगा। तो मैंने कहा ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब गॉस लॉ ऑल्सो, गॉस लॉ से मुझे पता है फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर ये पूरा जो लाल गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है? अब यार है क्या, जैसे मैंने आपको बोला था क्यू चार्ज मान लेना, यहाँ पे बेसिकली आपको सिग्मा दे रखा होगा। सिग्मा क्या है? इसकी चार्ज डेंसिटी। जैसे कि प्लेन शीट के केस में सिग्मा दे रखा था, वायर के केस में लैम्डा दे रखा था। अब क्योंकि ये हॉलो शेल है तो इसके केस में आपको इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है। तो अगर चार्ज डेंसिटी को मैं इसके 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर क्या है? वो इसका सरफेस एरिया है बाहर का। तो क्या मैं बोल सकता हूँ चार्ज इंक्लोज इज नथिंग बट सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा ये चीज समझ में आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या पता चलता है? मुझे पता चलता है कि ई 4 पाई एक्स स्क्वायर ये इस तरफ आ गया, ये वाले टर्म इस तरफ आ गई, कुछ कुछ कट रहा है, 4 पाई कट रहा है, और कुछ कट रहा है नहीं, और कुछ नहीं कट रहा। तो ई मेरा क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास मेरा रिजल्ट आ गया। बड़ा गंदा सा है पर मेरे पास आ गया। अब इसमें छोटी सी चीज देखो, अगर मैं x इक्वल टू आर कर देता हूं, क्या कर देता हूं? x इक्वल टू आर कर देता हूं। बेसिकली ये जो अपने आप में शेल है इसी के सरफेस जितना, कि मैंने कहा यार बताओ x डिस्टेंस दूर इसके सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो दैट विल बी नथिंग बट ये जो मेरा फॉर्मूला आया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह मैं आर स्क्वायर कर दूंगा तो आर स्क्वायर कट जाएगा, विच विल बी नथिंग बट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और अब केस 2 की तरफ देखते हैं। केस 2 क्या है यार? वो अपने अंदर झांकना चाहता है कि मेरे अंदर अगर मेरा x लेस देन r है तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है। बहुत बढ़िया। सो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दोबारा ई डॉट डी एस में कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यार गॉसियन सरफेस मैंने छोटू लिया है। छोटू लिया है क्यों? क्योंकि मुझे x डिस्टेंस दूरी निकालना है। अब ये गोल लूंगा क्यों? जिससे कि हर पॉइंट नंबर a, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी, जितने भी पॉइंट हैं इन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो मैंने यार ई को तो बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बच जाता है? सिर्फ ds, और ds मेरा कितना हो जाएगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर। ये गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा क्या मैं बोल सकता हूँ? दिस इज नथिंग बट 4 पाई एक्स स्क्वायर। ऑल्सो चार्ज इंक्लोज कितना है? फाई निकालने का गॉस से मैं निकालूंगा तो चार्ज इंक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा यार इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, जो चार्ज था वो तो बाहर था, अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूं चार्ज इंक्लोज 0 हो गया बटा एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और सेकंड को मैं कंपेयर करूंगा दोनों में, क्योंकि फ्लक्स है तो मैं बोल सकता हूं कि यार ई 4 पाई एक्स स्क्वायर जो मेरा यहाँ था इज इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0।
तो जब भी मेरे पास एक शेल होगा, कंडक्टर शेल होगा, एक खोखला कंडक्टर शेल होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे PYQ आते हैं, 1 मार्कर, ठीक है। तो अगर ये हॉलो है, क्या है भाई? हॉलो है, सॉलिड की बात नहीं कर रहा, हॉलो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हॉलो है कंडक्टर, ठीक है, शेल है ये अपने आप में, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। क्यों? क्योंकि जो अंदर चार्ज इंक्लोज्ड है वो भी क्या है? जीरो। बहुत बढ़िया, सारा चार्ज आपका बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। अब यार कर लेते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2013 में आया है, काफी प्यारा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉलो सिलेंडर है, क्या है? एक खोखला सिलेंडर है, जो कि यहाँ पे बनाया भी हुआ है और अगले पेज में मैंने बहुत सुंदर तरीके से बनाया भी है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, ये वाली जो लेंथ है इसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये वाला जो एरिया है इसके फेस का, ये आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बोले तो 25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर। मैंने कहा ओके, बहुत बढ़िया। इज प्लेस्ड इन अ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन द फिगर। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय E इक्वल टू 50x। क्या है ये? 50x। x बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा, और ये डायरेक्शन क्या दे रखी है? आई कैप। आई कैप क्या होता है यार? आपका एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। बेसिकली यूं बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो इस डायरेक्शन में जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, ये आपको बताया गया है। और इनकी वैल्यू कितनी है? 50x। ये x क्या है? x कोऑर्डिनेट है आपका। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि ओरिजिन से 1 मीटर दूर यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं क्या बोलूंगा? 50x। x कितना है? 1, 50 हो गई। कोई पूछेगा इस पॉइंट पे कितनी दूर है, इस पॉइंट पे कितनी है, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 50 इंटू 1 तो यहां तक था और इसके खुद की लेंथ 1, तो टोटल 2 हो गया। सो 50 इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू 100। आई गेस हमें ये समझ में आ गया 50x का मतलब क्या है कि अलग अलग कोऑर्डिनेट पे अलग अलग वैल्यू आपकी आ रही होंगी जैसे जैसे आप x कोऑर्डिनेट डालोगे। आपसे पूछा गया है फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। सिलेंडर में से नेट फ्लक्स निकालो। वो यूं कह रहा है कि यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर घुसी और उसके बाद बाहर भी निकल गई हैं, बताओ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, ये आप कैलकुलेट करें। मैंने कहा निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। अब यार जैसे ही आप इस सिलेंडर को देखोगे, क्या मैं बोल सकता हूं इसके दोबारा 3 फेस हैं, एक लेफ्ट फेस, एक राइट फेस और एक इसका कर्व्ड फेस। अब अगर मुझे इस टोटल में से फ्लक्स निकालना है, तो टोटल से निकालना है तो मैं क्या इन तीनों फेसेस का इंडिविजुअली निकाल लूं और उसके बाद ऐड कर दूं? ऐसा कर सकते हैं? यस। तो मैंने कहा सबसे पहले इस वाले फेस का निकाल लेते हैं, इसको मैंने बोल दिया फ्लक्स 1। तो मैंने कहा फ्लक्स 1 कितना हो जाएगा? दिस विल बी नथिंग बट E डॉट A। मेरा फॉर्मूला है फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A, हमारा डॉट प्रोडक्ट होता था जिसकी वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी आ जाता था फ्लक्स। अब यहां पर आप देखोगे तो एरिया वेक्टर तो है मेरा लेफ्ट की डायरेक्शन में क्योंकि क्लोज बॉडी है, आउटवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी राइट डायरेक्शन में कितनी है? 50 इंटू 1। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये E डॉट A मेरा EA cos 180 डिग्री बन जाएगा। अब मैंने E में तो डाल दिया 50 इंटू 1, एरिया मेरा कितना है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, और cos 180 होता है -1। तो इसको जब सॉल्व करा तो मेरा -1.25 इंटू 10 टू द पावर -1 आया। बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा सिमिलरली फ्लक्स सेकंड जो फेस है उससे फ्लक्स निकाल लेते हैं। इसका मैंने मान लिया कुछ फ्लक्स 2 रहा होगा। सो दिस फ्लक्स 2 दिस इज इक्वल टू नथिंग बट E डॉट A। फिर से अब ये जो E डॉट A है, इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में जा रही है क्योंकि यार वो तो एक्स एक्सिस में जा ही रही थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो एरिया वेक्टर है वो भी बाहर की तरफ ही निकल रहा है। मैंने कहा ओके। सो मेरा क्या हो गया? ये EA cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री अपने आप में 1 होता है। E मेरा कितना है? 50 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा x का कोऑर्डिनेट है वो 2 हो चुका है। 25 इंटू 10 टू द पावर -4 ये आपका एरिया था, 1 आपका आ गया विच इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -1। अब आप में से पूछ सकते हैं भैया ये जो थर्ड कर्व्ड वाला है इसके वजह से कितना होगा वो निकालो। मैंने कहा इसकी वजह से 0 होगा। कैसे? मैंने कहा देखो, क्या मैं बोल सकता हूं इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा DA, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, तो ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर यहाँ पे मैं फ्लक्स 3 निकालता तो वो E डॉट A होता विच वुड हैव बीन EA cos 90 डिग्री। cos 90 0 होता है तो टोटल 0 हो जाता। तो अगर नेट फ्लक्स निकालना है तो दिस विल बी φ1 प्लस φ2 प्लस φ3,
तो ये आपका कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे दिस, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें समझ में आ गया होगा। दूसरा इसका पार्ट कह रहा है, अरे बताओ भाई चार्ज कितना इंक्लोज किया सिलेंडर ने। मैंने कहा आराम से नहीं हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में आपने फाई निकाला, सेकंड वाले पार्ट में क्या करना, फाई इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना। अरे हाँ या ना, आपको क्या करना है, आपसे क्वेश्चन ने पूछा है चार्ज इंक्लोज कितना है, ये जो आपने फ्लक्स की वैल्यू निकाली थी इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका चार्ज इंक्लोज निकल आएगा। तो सेकंड पार्ट डन, फर्स्ट पार्ट डन। अब हम यार प्रैक्टिस कर लेते हैं हमारे एमसीक्यूज और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपको हेल्प कर रहे होंगे, 10-12 क्वेश्चन का मैंने एक बैंक बनाया है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे होंगे, थोड़ी बहुत हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए जनाब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का हमने बनाए हैं, ये आपके 1 मार्कर जितने भी हैं, कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, जैसे सीबीएसई दिल्ली 2019-18 में पूछे गए हैं वो, और कुछ आपके एक्स्ट्रा भी डाले गए हैं। जैसे पहला है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स व्हेन अ पॉइंट चार्ज -q इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। यह क्वेश्चन कराया क्लास के अंदर। क्या कह रहे हैं ये, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ाई थी तब आपको कराया था। ये कह रहा है -q चार्ज है, शायद हमने जो किया था वो +q चार्ज के साथ किया था अगर याद आ रहा हो आपको, और इसके इस तरफ आपने एक कंडक्टर रख दिया। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी। मैं क्या बोल सकता हूँ, इस नेगेटिव को देख के, नेहा को देख के कुछ राहुल एकाग्रित हो जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव इस तरफ इकट्ठा हो रहा होगा। अब क्योंकि पॉजिटिव उस तरफ है तो नीचे वाली साइड रिलेटिवली नेगेटिव हो जाएगी। असलियत में क्या होता है, इस नेगेटिव को देख के जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, नेगेटिव नीचे इकट्ठा हो जाता है तो ऊपर वाला रिलेटिवली पॉजिटिव हो जाता है। अब क्या मैं बोल सकता हूं कि नेगेटिव के अंदर तो टर्मिनेट करता था और पॉजिटिव में से निकलता था, और पॉजिटिव में से निकलती कैसे थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, परपेंडिकुलरली निकलती थी। ये चीज भी समझ में आ गई। तो क्या करें, ये निकाला और इसके अंदर घुसा दिया, ये परपेंडिकुलरली निकाला और इसके अंदर घुसा दिया, ये परपेंडिकुलरली निकाला इसके अंदर घुसा दिया, ये तो सीधा गया परपेंडिकुलरली, ये निकला परपेंडिकुलरली इसके अंदर गया। इतना परपेंडिकुलरली बोल रहे हैं, वो एक मूवी की कौन सी थी वो आपका, परपेंडिकुलर वासेपुर कुछ था, वासेपुर, हाँ। अब ये नेगेटिव वाला हो गया। इनफैक्ट हम चाहें तो नेगेटिव साइड का भी बना सकते हैं, आपका प्रॉपर अगर आप बनाएंगे तो नेगेटिव साइड है, इनफाइनाइट है, इसके अंदर घुस रहा होगा, तो मैंने यहाँ से ऐसे बनवाया था, नेगेटिव के अंदर ऐसे 90 डिग्री एंगल पे अंदर घुस रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है और ऐसे घुस रही है, ठीक है। आप ऊपर वाला सिर्फ बना देते वो भी ठीक है, ये नीचे वाली लाइन बना रहे हो वो भी ठीक है, ठीक है दोनों। तो इसका वही आपको आंसर दे रखा है और साथ में मार्किंग स्कीम भी दे रखी है। अगर आप देखोगे तो बच्चे ने अगर ये बनाया है, बच्चे ने अगर ये बना दिया है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, और आधा मार्क उसका काट लेना अगर उसने एरो नहीं बनाई, ठीक है। तो एरो बहुत बनाना, जल्दी बनाना ज़रूरी है, अगर एरो नहीं बनाओगे तो नंबर कट जाएगा। डू नॉट डिडक्ट एनी मार्क इफ चार्जेस ऑन द प्लेट्स आर नॉट शोन। ये चार्जेस नहीं दिखाओगे तो नंबर नहीं कटेंगे, पर दिखा दो, ठीक है, हमें रिस्क नहीं लेना, ये तो दिखाई देंगे हम चार्ज। मैंने कहा ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चढ़ते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर दो। मैंने कहा ये तो डेफिनेशन हो गई नोट्स में से, आपने रट रखी होगी, वह आप डाल दोगे। इज इट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। वाह जी वाह, यही तो पढ़ा था आज। मैंने कहा फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए था, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर इन नेचर है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वही यहाँ पे आपको बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि आपका 2017 में पूछा गया। अब इसमें लिखा है राइट टू प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टी बताएं बाय विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पढ़ाया नहीं गया है क्योंकि ये आता है चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। तो पेपर के वक्त बनाते वक्त उन्होंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों का इस्तेमाल किया। तो अभी के लिए हम इसको स्किप कर रहे होंगे। जब चैप्टर 2 हो जाएगा आप वापस मुड़ के इस क्वेश्चन पे आना, ऐसे सरलता से कर पाओगे। बहुत 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 ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, और साथ में यार आपके नीचे आंसर भी दे रखे हैं, इन केस किसी के डाउट भी होता है तो आपको प्रॉपर सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ठीक है, इंक्लोज्ड बाय अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, कैसे अफेक्टेड होता है व्हेन द रेडियस इज इंक्रीज्ड। अरे ये तो अभी करा था, अभी करा था। एक पॉइंट चार्ज है, इसका एक का छोटा गॉसियन सरफेस है, एक का गॉसियन सरफेस बड़ा है, तो क्या फ्लक्स बदलेगा। हमने कहा था नहीं जी नहीं बदलेगा, फ्लक्स उतना ही रहेगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट दोनों केस में। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन्स अनअफेक्टेड। हो गया एक और क्वेश्चन, ये आपका 2016 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब
एक क्यूब में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इंक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कह रहा है भाई ये कह रहा है एक क्यूब है, ओके जी, बना देते हैं, क्यूब बना देते हैं, कुछ ऐसा सा क्यूब बन रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब इसके अंदर एक डाइपोल रख दिया। डाइपोल क्या है? सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज जिनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है छोटू सा, ठीक है, 2l डिस्टेंस है इनके बीच में। अब मैंने रख दिया तो नेट फ्लक्स क्या होगा? मैंने कहा ओके जी, नेट फ्लक्स का फॉर्मूला होता था चार्ज इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू में जब आप जोड़ोगे प्लस क्यू, तो क्या मैं बोल देता हूं माइनस क्यू प्लस क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0 बटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। डन, 0 होगा। हद आसान क्वेश्चन आते हुए एक के बाद एक। डरना नहीं अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो, ठीक है। वैसे तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। एक चीज़ ध्यान रखना यार, मेरे एक टीचर थे, ठीक है, मैथ्स के अंदर, तो कॉलेज में उन्होंने एक बार एक चीज़ कही कि यार हर चीज़ है ना प्रैक्टिस होती है। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री भी करते हो, हम बोलते हैं मैथ समझ में आ रही है, पर ट्रिग्नोमेट्री के हम सवाल इतने निकाल लेते हैं 100 200 500 तक कि हमें सारे फॉर्मूले एक तरह से रट जाते हैं, फिर हमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी पता हो जाते हैं, फिर हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने कहा अगर मान लो यार अमन मैं तुम्हें एक पोस्ट ग्रेजुएशन का कुछ मैथ्स का एक पेज दूँ जो तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा और उसको भी तुम 15 बार लिख लोगे ना तो वो तुम्हें रट जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो ये इतनी आसान चीज़ हैं, आप ऐसे ध्यान से वीडियो देखेंगे, कोई डाउट आता है उसे रोकें, अच्छे से उस वीडियो को, उस पोर्शन को वापस देखें, आपकी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इंश्योर करना कि आप मल्टीपल रिविजन्स कर रहे हो, वरना चीज़ समझ तो आ जाएगी पर हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो आपके स्कूल के जो एग्जाम होते हैं उन्हें सीरियसली लेना, मंडे टेस्ट, हाफ ईयरली, इन बहाने से आपके रिवीजन हो जाते हैं, पेपर से जस्ट पहले आप पढ़ रहे होते हो। नेक्स्ट प्रश्न है वाई शुड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बी 0 इनसाइड अ कंडक्टर। मैंने कहा ये तो अभी पढ़ा था, स्फेरिकल होलो शेल, उसके अंदर यही तो देखा था हमने कि एक स्फेरिकल होलो शेल है, मेटालिक कंडक्टर हो गया बेसिकली। अब क्या है, इसमें सारा चार्ज है ना इसके सरफेस पे होता है, बाहर होता है, अंदर तो कुछ होता ही नहीं। अंदर क्या है? हॉलो। अंदर क्या है? खोखला। तो इसके अंदर मेरा Q 0 के बराबर है, तो जब मैं फ्लक्स निकालता हूं जो कि होता है अंदर का चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट, तो मुझे 0 बटा एप्सिलॉन नॉट मिलता है विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्यों नहीं होती? मैंने कहा यार फ्लक्स का एक और फॉर्मूला भी तो होता था, क्या? इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए। अब मैंने कहा E को जब मैं बाहर निकाल लूंगा तो अंदर बचा इंटीग्रल ऑफ डी ए, और ये क्या निकल के आ रहा है? 0। अब एरिया तो अपने आप में यार 0 है नहीं, एरिया तो डेफिनेटली कुछ निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? मान लो इसकी रेडियस r है तो एरिया मेरा आ जाएगा 4πr²। तो क्या 0 है? मतलब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अगर अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। ये चीज़ समझ में आ गई हमें, हमने रीज़न भी दे दिया इसका, बहुत बढ़िया। वही यहाँ पे सुंदर सी अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसे, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा, ठीक है यार। और ये जो ये 1 मार्कर और असर्शन रीजनिंग है ना, ये हमारे पुराने नोट्स में नहीं थे, पहले सिर्फ नोट्स थे। असर्शन रीजनिंग MCQ अब पढ़ाते वक्त मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। तो ये आपको अभी इसके साथ साथ ही देखने हैं, लेक्चर के साथ साथ देखने हैं। अगर हुआ तो मैं नीचे कोशिश करूंगा लिंक भी अपडेट हो, ना हो तो अभी लेक्चर के अंदर मैंने यहाँ पढ़ा रखा है, ठीक है। इन केस मैं भूल जाऊं, बाकी मैं फुल कोशिश करूंगा कि याद रहे मेरे और मैं उसको करवा दूं। इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सर्फेस इज 0 देन वी कैन इन्फर। यह कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फाई थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 0, फाई इक्वल टू 0 है, तो उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या इन्फर कर सकते हैं? पहला कह रहा है नो नेट चार्ज इज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये कह रहा है कि यार जो मेरा क्यू नेट है ना वो 0 है, बेसिकली वो 0 है, तो 0 बटा एप्सिलॉन नॉट आपका 0 होता है। मैंने कहा हाँ जी एकदम सही है, पहला ही सही है, BCD पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े सरल प्रश्न यहाँ पर आपके आ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो सी ऑप्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शब्द आ गया, डरना मत, चैप्टर 2 में आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि पेपर एग्जामिनर तो सोचता है सारे चैप्टर पढ़ के बैठे, तो ऑप्शन अकॉर्डिंगली बनाए हैं उन्होंने। सेकंड क्वेश्चन है यार आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब इसके अंदर यार दोबारा पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल दोबारा सेकंड चैप्टर के अंदर है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बाद में आप इसे कर पा रहे होगे। बेसिकली सिंपल ग्राफ है, आपको ये पता होनी चाहिए कि 1/r का कैसे ग्राफ होता है। बेसिकली y इक्वल टू 1/x का क्या ग्राफ है, y इक्वल टू 1/x² के क्या ग्राफ हैं, y इक्वल टू 1/x³ के क्या ग्राफ हैं। मतलब अगर जैसे कि यार फॉर एग्जांपल एक छोटा सा केस ले लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता ही दूँ, अब मिस हो जाता। जब हमने ये स्फेरिकल शेल पढ़ा, कहाँ गया ये स्फेरिकल शेल, तो इसमें आप देख रहे हो ये जब स्फेरिकल शेल की हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे गॉस लॉ का इस्तेमाल करके, तो जब मेरा x
ग्रेटर देन आर आया था तब तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई थी। यस, ग्रेट। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x²? यस, बेसिकली मैं सेंटर से x जितना दूर लेता जाऊंगा उतनी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, जितना मैं सेंटर के पास होऊंगा उतनी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। और मैंने दूसरी क्या चीज़ समझी, जब x मेरा छोटा है r से, मतलब x मेरा अंदर है, हॉलो के अंदर है, तब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो क्या मैं चाह के इसका ग्राफ बना सकता हूँ? हाँ जी, बना सकते हैं। कुछ इस प्रकार का ग्राफ नहीं बनेगा। अगर मैं E जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का ग्राफ बनाऊं, किसका? x का। x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये हो गया आपका रेडियस r। तो यहां तक तो ग्राफ 0 होगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। देख सकते हो आप, यहां पे लिख रखा है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है कब? जब x लेस देन r है। और उसके बाद मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x²। तो क्या मैं कह सकता हूं जैसे ही r आया होगा x इक्वल टू r पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एकदम से यहां पर कुछ होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस पॉइंट से स्टार्ट हुए और जैसे जैसे मैं r से दूर जाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x²। तो यहाँ पे मेरा 1/x² का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, वो कुछ इस प्रकार का होता है। समझ रहे हो? तो अगर कोई बोलता है भाई ग्राफ बना दो, तो वो अब हम बना सकते हैं, राइट। अब 9th क्वेश्चन देख लेते हैं यार। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि एक चार्ज क्यूब प्लेस्ड एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ पासिंग थ्रू एनी वन ऑफ इट्स फेस। समझ में नहीं आया? ये कह रहा है क्यूब है, क्यूब हम सब लोग जानते हैं। अब इसकी बॉडी डायगोनल होती है कि इसके एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मैंने एक डायगोनल मारी, इसके इस कोने से लेकर इस कोने तक मैंने मारी। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो एकदम सेंटर ऑफ क्यूब हो गया, वहाँ पे इन्होंने चार्ज क्यू रख दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कोई भी इसका जो एक फेस है, एनी वन ऑफ इट्स फेस, उसके थ्रू कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इसके थ्रू फ्लक्स कितना बाहर निकल रहा है वो बताओ। अब क्या मैं बोल सकता हूँ यार, फ्लक्स क्या होता था? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। ग्रेट। इस पूरे क्यूब में से अगर मैं गॉस लॉ लगाऊं तो क्या मैं बोल सकता हूं फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड होता है, जो कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इस पूरे क्यूब की अगर बात करूं तो उसका फ्लक्स कितना आ गया? Q बटा एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स आ गया। अब ये जितने भी 6 फेसेज हैं, पहला फेस, दूसरा फेस, सिमिलरली ये तीसरा फेस, चौथा फेस, आगे पीछे वाले फेस, ये सारे बराबर डिस्टेंस पे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं इन सब में से बराबर फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया निकल रही हैं। तो हर फेस में से, ऊपर वाले में से, नीचे वाले में से, लेफ्ट में से, राइट वाले में से, सामने वाले में से, इस वाले में से बराबर आपका फ्लक्स निकलेगा। तो एक सिंगल फेस का अगर मैं निकालना चाहूंगा तो वो फ्लक्स हो जाएगा कितना? Q बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6। चीज समझ में आई? वही आपका उत्तर है, इसका आप पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट देख रखा है, एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फेयर। ये एक स्फेयर है, इसके पास एक पॉइंट चार्ज को लाया गया है, आपको बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताओ कौन सी वाली सही है। इन चारों में से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है? ये अपने आप में एक मेटालिक स्फेयर है, ये अपने आप में एक पॉइंट चार्ज है। बताओ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी? मैंने कहा बहुत बढ़िया, आसान है ये। पहले तो गलत वाले भी आपको सामने सामने दिख रहे होंगे। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो सेकंड ऑप्शन है इसके तो अंदर घुस रही हैं पॉजिटिव के, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इधर ही गलत हो गया। पॉजिटिव चार्ज के अंदर नहीं घुस सकती, बाहर निकलती हैं इससे। तो सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के सीधे अंदर घुस रही हैं, ये गलत हो गया। अब फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बचते हैं। अब यहां पर आप देखो यार, क्या हमने पढ़ा था कि कंडक्टर जो होता है उसके अंदर आपका परपेंडिकुलरली अंदर घुसना चाहिए। वैसे जिसको बिल्कुल भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, हुआ क्या है, यहां पर एक पॉइंट चार्ज क्यू है, इधर ये गोलू मोलू रख दिया, ठीक है। अब क्योंकि यहां पे पॉइंट चार्ज क्यू है, ये क्या है? पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव को देख के क्या होगा? नेगेटिव 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 इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। पॉजिटिव 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 इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, कोई भी जो फेस होता है, हमने पता है कंडक्टर के अंदर ये 90 डिग्री पे घुसते हैं, एंटर 90 डिग्री पे करेंगे, इधर से निकलेंगे इस प्रकार से। तो जब ये आ रहे होंगे ये घूमेगा और इसके अंदर रेडियली 90 डिग्री पे अंदर घुसेगा। चीज़ समझ में आ रही है? 90 डिग्री पे घुसेगा, 90 डिग्री पे ये सीधा गया,
अब सिमेट्रिक बना दो नीचे भी, ये इंटरसेक्ट हो गए गलती से। चीज़ समझ में आई? एरो बनानी बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से आपके निकलेंगी 90 डिग्री पे, ठीक है, तो ये ऐसे हो गई, निकलेंगी 90 डिग्री पे, इस प्रकार से आपका बन गया। एरो इन सब की बाहर की तरफ निकाल देना। ये मेरा ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। जल्दी से एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी? 5 × 10⁻³ तो मैंने कहा ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता रखी है 5 × 10⁻³ पूछ क्या रहा है आपसे? फ्लक्स बताओ, क्या निकालो? फ्लक्स निकालो, कितना होगा? ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड आपको कितनी बता रखी है? 10-10 सेंटीमीटर की उसकी साइड है। ये 10 सेंटीमीटर हो गई, ये वाली 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर बना रखा है, ओके। हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन क्या होता है? मैंने कहा अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो वाई जेड प्लेन क्या मैं बोल सकता हूँ? ये वाला प्लेन हो गया। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो स्क्वायर है वो ऐसे खड़ा हुआ है। तो क्या मैंने यही बनाया हुआ है यहाँ पर केस 1 के अंदर भी? केस 1 के अंदर जो मैंने ये बनाया है ये वाई जेड प्लेन के अंदर है, सबको दिख रहा है? मैंने कहा ओके। अब आपसे पूछा है फ्लक्स बताओ कितना होगा। मैंने कहा बहुत सरल है, मैं सीधा ही कर दूंगा। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता था यार मेरा? E.A। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 5 × 10⁻³ और एरिया कितना दे रखा है? क्या मैं बोल सकता हूँ 10-10 सेंटीमीटर है, सो 10 × 10 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻⁴, राइट। तो इतना मेरा फ्लक्स हो गया। यहीं पे वही चीज़ ये बता रखी है आपको, 5 × 10⁻³ × 10⁻²। 10⁻² कैसे आया? 10⁻² × 10⁻⁴। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 50 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। फिर ये सेकंड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। क्या कह रहा है ये? यार मुझे ये बताओ, इधर तो मुझे समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही थी, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही थी, प्लस अगर इसका एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो वो भी इधर ही आ रहा है। तो अगर मैं E.A करूंगा तो ये बेसिकली क्या आ गया मेरा? E.A cos 0 हो गया था यहाँ पर अगर यही जो स्क्वायर है ये लेटा हुआ होता, जैसे कि मैंने यहाँ पे केस 2 के अंदर बनाया, तो इसमें से कितना फ्लक्स निकलता? क्या आपको फील आ रही है कि इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होती, बीच में 90 डिग्री एंगल होता, तो इसमें से फ्लक्स जो होता वो 0 निकल रहा होता। सिमिलरली अगर ये 30 डिग्री एंगल पे होता तो क्या होता? क्या मैं कह सकता हूं कि यार एरिया वेक्टर ऐसे नीचे की तरफ होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरफ होती, और फिर हम फ्लक्स जब निकाल रहे होते तो हमारा E.A होता। अब आपको एंगल देखो यार, यहाँ पे इतना दे रखा है 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस दे रखा है। इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज 60 डिग्री, और ये वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये वाला आपका एरिया है। तो अब आपको E.A cos 60 निकालना होगा। जैसे ही आप E.A cos 60 निकालोगे, cos 60 कितना होता है? आधा, विच इज इक्वल टू E.A/2। तो जो भी ऊपर उत्तर आया उसका आधा उत्तर आ जाएगा। तो ऊपर आया था हमारा 50, सेकंड पार्ट में आ गया 25। अब कुछ यार असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में एक नंबर का आता है। जल्दी से शुरुआत करते हैं। असर्शन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट आपको दे देंगे, रीजन का मतलब उसका रीजनिंग दे देंगे। आपको बताना होता है क्या स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है तो क्या उसका रीजन सही है। काफी बार होगा कि स्टेटमेंट तो सही होगा पर रीजन गलत हो जाएगा, काफी बार होगा स्टेटमेंट सही है, रीजन भी सही है, पर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, वो रीजन किसी और के केस में सही है, इस स्टेटमेंट के लिए सही नहीं है। अभी देख लेते हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। पहला स्टेटमेंट क्या है कि अगर एक प्रोटॉन या फिर एक इलेक्ट्रॉन को मैं प्लेस कर देता हूं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड का होगा। अब मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन रख दूंगा तो इस पे फोर्स कितना होगा? मैं बोल सकता हूं F = QE होता है। यहां पे Q की जगह मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दूंगा विच इज 1.6 × 10⁻⁻19। अब यहीं पे अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं चाहे प्रोटॉन भी रख दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं प्रोटॉन का भी उतना ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसके ऊपर भी जो फोर्स लग रहा होगा QE वो सेम होगा। तो बेसिकली डिफरेंट मैग्नीट्यूड नहीं हो सकते। डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन पे फर्क पड़ सकता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है तो फोर्स इसके इस तरफ लगेगा। अगर एक नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है तो फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड जो बोला है इसने, ये असर्शन गलत हो गया है। रीजन इसने क्या दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। बिल्कुल सही बात, क्योंकि मुझे पता है F = KQ1Q2/r² होता है और इसमें मास का कोई भी नहीं है, ठीक है, तो ये मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है।
तो एक तरह से हमारा ई ऑप्शन हो गया कि असर्शन तो गलत है बट रीजन इज करेक्ट। अब यार कभी कभी क्या होता है, जैसे बोर्ड एग्जाम में यार ये ज़्यादा बार आए नहीं है, एक आध बार ही आए हैं, तो हो सकता है आपको ई ऑप्शन दे ही ना, वो आपको ई ऑप्शन ही नहीं दिया, सिर्फ ABCD दे रखे हैं। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या करें कि भैया इन्होंने तो कहा ही नहीं कि रीजन इज करेक्ट वाला ऑप्शन ही नहीं दिया, तो फिर यार हम ये कर सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट ही गलत था तो रीजन सेंस नहीं बनाता, मतलब वर्स्ट के सिनेरियो में बना रहा हूँ, मान लो ई ऑप्शन ही नहीं दिया उन्होंने, तो फिर आप डी कर सकते हो कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। बाकी कायदे से उन्हें ई ऑप्शन देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ किताबें हैं जिन्होंने सेम क्वेश्चन ये दे रखा है पर ई ऑप्शन ही नहीं दिया और उन्होंने फिर आंसर भी गलत लिख रखा है, तो मतलब बहुत सारी गलत चीज़ें हो गई। पर इन केस बोर्ड में भी ऐसा आता है कि वो ई ऑप्शन नहीं देते हैं, तो आपको ये चीज़ अब पता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, कूलम फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। कूलम फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे। 11वीं क्लास में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था कूलम का, 12वीं क्लास में आप इलेक्ट्रोस्टैट्स का कूलम लॉ पढ़ रहे हो, ठीक है। अब जैसे ही 12वीं के एंड में आओगे तो मॉडर्न फिजिक्स में आप न्यूक्लियर फोर्स पढ़ोगे, वो सबसे स्ट्रांग होता है। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। क्या मैं बोल सकता हूं, हम सबको एक एटम पता है कैसा होता है, बीच में क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ फिर आपके रिंग्स होती हैं। पहले रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए जैसे फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, पर क्या मैं बोल सकता हूँ प्रोटॉन्स तो बहुत सारे हैं और फिर आपके सिमिलरली न्यूट्रॉन्स भी हैं। अब मैंने कहा एक बार के लिए सिर्फ आप प्रोटॉन्स पे ध्यान दोगे, ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो टेक्निकली तो इन दोनों को रिपेल नहीं करना चाहिए एक दूसरे को। और न्यूक्लियस में क्या होता है, ये तो बहुत चिपक के एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं। तो ऐसा पॉसिबल कैसे है? ऐसा पॉसिबल इसलिए है क्योंकि ये जो प्रोटॉन्स हैं ये दोनों इतने पास हैं कि इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर फोर्सेज एक्ट कर रहा है। एंड जो हमारा न्यूक्लियर फोर्सेज होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू हमारा जो कूलम्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये चीज़ आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, पर क्योंकि यार पेपर में आ रखी हैं और एग्जामिनर तो सोचता है आपने सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं, तो अब मैंने आपको बता दिया, अब आपको रीजन समझ में आ गया होगा। सेकंड है रीजन, क्या न्यूक्लियर फोर्सेज आर वीकर देन कूलम फोर्स। अरे गलत, अभी बताया न्यूक्लियर फोर्स तो स्ट्रांग होते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ ए भी गलत बी भी गलत, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल विल हैव अ ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेशनल मोशन। डाइपोल हमें पता है प्लस माइनस माइनस की होता था, बीच में कुछ गैप होता था। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है क्या है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो ये कुछ मेरी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इसके अंदर यार अगर मैं कोई भी डाइपोल रखता हूँ जैसे -q प्लस q, तो क्या इसके ऊपर ट्रांसलेटरी मतलब ये आगे की तरफ भी जा रहे होंगे और रोटेशनरी मतलब ये घूम घूम के भी जा रहे होंगे। तो जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी यार तब हमारा काम आसान हो जाता था। काम आसान कैसे हो जाता था, क्योंकि मान लो ये मेरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर मेरा डाइपोल है, ये मेरा -q चार्ज हो जाता था, ये मेरा +q चार्ज होता था। तो अगर जब मैं यूँ पूछता था कि इस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो वो बड़ा जीरो हो जाता था। जीरो कैसे हो जाता था, क्योंकि यार हमारे पास ऑपोजिट है, पॉजिटिव वाला है इसके ऊपर तो QE लग जाएगा इस डायरेक्शन में, और जो नेगेटिव वाला है इसके ऊपर QE लग जाता ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो दूसरी तरफ फोर्स लगेगा। तो मैं बोल सकता था कि यार आपका F नेट जो है वो इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली हमारा जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जैसे ऊपर होता है, अब यूनिफॉर्म के अंदर क्या होता है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कांस्टेंट होती है। क्या होती है, ये जो E होता है ये सेम होता है, ये जो E होता है ये सेम होता है। जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म होगा मैं बोल सकता हूँ यार इसके ऊपर कुछ QE1 लगेगा, इसके ऊपर कुछ QE2 लगेगा, और ये दोनों अब बराबर नहीं है, तो नेट जो है वो अब 0 नहीं रहा। 0 नहीं रहा तो क्या मैं बोल सकता हूँ फोर्स या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ कुछ लग रहा होगा, तो बेसिकली इसका ट्रांसलेटरी मोशन आगे हो रहा होगा। यस, और साथ में क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म नहीं है तो जैसे ही इसका अलाइनमेंट थोड़ा बदलेगा डाइपोल का, तो ये घूमना भी स्टार्ट कर देगा, जब हमने टॉर्क ऑन डाइपोल पढ़ा था, राइट। तो आई होप हमें ये बेसिक्स फंडा, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार ए सही है, बी रीजन क्या दे रखा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अ डाइपोल एक्सपीरियंसेस फोर्स एज वेल एज टॉर्क। तो थर्ड के दोनों सही हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए इज करेक्ट। असर्शन रीजन दोनों सही हैं। फोर्थ अगर हम देखें असर्शन और रीजन, असर्शन दे रखा है कि कूलम फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। अभी बताया डोमिनेटिंग नहीं है, ठीक है। अभी मैंने आपको वो एटम का पूरा एग्जांपल बता के दिखाया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक या ग्रेविटेशनल है, आपके सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेज नहीं है। तो मैंने कहा ओके यार ए आपका गलत हो गया। रीजन क्या दे रखा है, कूलम फोर्स इज वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा भी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपके सबसे कमजोर होते हैं, फिर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स हैं वो थोड़े पावरफुल होते हैं,
और उसके बाद सबसे पावरफुल आपके न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं। तो इस केस में आपका असर्शन एंड रीजन दोनों गलत हो गए, तो फोर्थ का आंसर आपका हो जाएगा डी। फिफ्थ अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, कर ही नहीं सकती, हमने पढ़ा इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं सकता, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया था 1 नंबर का, तो मैंने कहा असर्शन तो गलत हो गया। रीजन क्या दे रखा है, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज सुपर इम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट दैट पॉइंट। हाँ, ये कह रहा है किसी भी पॉइंट पे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओगे बेसिकली, तो वो आपको इस पॉइंट की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन दे देगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ यार असर्शन तो गलत है बट रीजन आपका सही है। तो इस केस में फिफ्थ वाले में दोबारा मेरा आंसर हो जाएगा ई। सिक्स्थ, गॉस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन मैग्नेटिज्म। अब देखो यार मैग्नेटिज्म हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो इसको 1 सेकंड के लिए हम रहने देते हैं, क्योंकि अगला भी मैग्नेटिक मोनोपोल है, इसको 1 सेकंड के लिए रहने देते हैं, ठीक है। जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ चुके होंगे अपना, तब आप इस चीज को आंसर कर पा रहे होंगे, अभी के लिए आप इसे छोड़ दें। 7th क्वेश्चन दे रखा है कि इफ 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल। ये कह रहा है 2 स्फेरिकल कंडक्टर हैं ऑफ डिफरेंट रेडियाई हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज विल बी इक्वल। हाँ जी, एकदम सही बात है। आपको फॉर्मूले पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ड्यू टू अ शेल, उसमें आप देखोगे कि यार वो सिग्मा के ऊपर किस प्रकार से डिपेंडेंट होता था। अगर x इक्वल टू आर हो जाता था, याद आ रहे हैं आपको, नोट्स पीछे पलट के देखना, x इक्वल टू आर पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती थी, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने कहा यार मेरा सिग्मा ही सेम है, तो अब चाहे मैं छोटा लूँ या बड़ा लूँ फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक मेरा चार्ज डेंसिटी दोनों के ऊपर बराबर है। सो आई होप हमें ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चाहे आप x इक्वल टू आर के लिए भी कर लो, किसी भी के लिए करो, चार्ज डेंसिटी सेम है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम आ रही होगी। रीजन अगर हम इसका देखें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज बटा एरिया। ये यार इन्होंने सिर्फ डेंसिटी का फॉर्मूला दे दिया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी का, प्रॉपर रीजन नहीं बताया। प्रॉपर रीजन होता कि यार ये जो हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, उसमें बता रहे होते हैं कि यार देखो ये इसके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं होता, इस वजह से आपका सेम रहेगा। तो मैंने कहा ए भी सही है, बी भी सही है, पर ए और बी एक दूसरे के लिए नहीं बने, तो बेसिकली बी आंसर हो जाएगा आपका। बी आंसर क्या होता है आप ऊपर देखेंगे, असर्शन भी सही है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, राइट। तो मैं हमने असर्शन रीजनिंग भी दे दी। अब यार कुछ केस स्टडी देख लेते हैं, क्योंकि अब केस स्टडी भी आनी स्टार्ट हो गई हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। पहला है फराडे केज, बड़ा प्यारी सी चीज होती है। फराडे केज अपने आप में क्या है, एक तरह से फराडे केज या फिर फराडे शील्ड इज अ इंक्लोजर मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। ये एक शेल है, ये कंडक्टिंग मटेरियल का शेल होता है, समझ में आ रहा है। अभी तक जो हम पढ़ते थे, मान लो कुछ ऐसा सा मैं मानता था और मैं कहता था कि ये हॉलो है अंदर से, ठीक है, और ये अपने आप में कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है, कुछ मेटेलिक है, मेटेलिक स्फेयर है, इसके बाहर आपका चार्ज चढ़ जाता था, अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होती थी, चार्ज भी ज़ीरो होता था। ये हमने बेसिक चीज़ पढ़ रखी है, इसी को फराडे केज बोल रखा है। इसी को क्या कह रखा है, फराडे केज बोल रखा है। द फील्ड विद इन द कंडक्टर कैंसल्स आउट विद एनी एक्सटर्नल फील्ड। बेसिकली ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू जीरो। और हमें तो पता ही है कि यार अगर एक ऐसा शेल होता है जो कि अंदर से हॉलो है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी। ये प्रॉपर एक क्वेश्चन भी हमने कर रखा है, आज ही पढ़ा है इसको। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द इंक्लोजर इज जीरो। दीज फराडे केजेस एक्ट एज बिग हॉलो कंडक्टर्स you can put things in to shield them from electrical field. Any electrical shock the cage receives pass harmlessly around the outside of the cage. मैंने चैप्टर जब शुरुआत हुआ था एक चीज़ कही थी आपको, एक एग्जांपल बताया था कि जब बिजली कड़कती है तो आपको बताया जाता है गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, क्योंकि गाड़ी का भारी सरफेस तो मेटालिक है पर अंदर से वो इंसुलेटेड होता है तो आपके चार्ज नहीं लगता है। फराडे केज एकदम बिल्कुल वही है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि यार जो गाड़ी है वो अंदर से हॉलो होती है, हवा है, उसके अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल भी है, तो आपके चार्ज नहीं लगता, शॉक नहीं लगता। यहाँ पे भी सेम चीज़ बताई जा रही है। आपके पास एक मेटालिक कंडक्टर है जो कि अंदर से खोखला है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बाहर से अगर मैं बिजली फेंक के मारूंगा तो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति सुरक्षित होगा। अब कुछ क्वेश्चन पूछे बहुत बद्दू बुद्दू टाइप के। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल कैन बी यूज टू मेक अ फराडे केज। क्या प्लास्टिक यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ग्लास? नहीं। कॉपर? यस, क्योंकि मेटल होता है। वुड? नहीं। हमें एक मेटल चाहिए था, कंडक्टर चाहिए था, जो कि इसमें एक कॉपर है, तो मैंने कहा ओके हो गया। एग्जाम्पल ऑफ रियल वर्ल्ड फराडे केज। क्या कार है? हाँ जी है।
अभी एग्जाम्पल बताया था। प्लास्टिक बॉक्स बिल्कुल नहीं, लाइटनिंग रॉड बिल्कुल नहीं, मेटल रॉड बिल्कुल नहीं। ये दोनों क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्लोज्ड बॉडी नहीं है अपने आप में, कार अपने आप में क्लोज्ड बॉडी होती है। फिर हम थर्ड बात करते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स इनसाइड फैराडे केज व्हेन इट इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। अब गाड़ी पे अगर मैं बिजली मारूंगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0, तभी तो बैठते हैं उसके अंदर छुपने के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पे आप फैराडे केज पे अगर बिजली मारेंगे स्ट्रक बाय लाइटनिंग तो अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? इट विल बी 0। चीज समझ में आई? नेक्स्ट बता रखा है कि एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड द फैराडे केज। मान लो ये मेरा फैराडे केज था, इसके अंदर मैंने प्लस क्यू रख दिया। अब मुझे बताओ बाय इंडक्शन, जैसे हम पढ़ते थे ना यार कि ये मेरा अगर एक कंडक्टर है और इसके पास मैं पॉजिटिव चार्ज का कुछ लिया है, ग्लास रॉड टाइप, तो क्या होता था? इधर आपका नेगेटिव एक्यूमुलेट हो जाता था बराबर का, ठीक है। तो सेम चीज़ यार यहाँ पे होगी। अब जैसे ही मैं अंदर क्यू चार्ज लाया तो वाया इंडक्शन क्या होगा कि ये जो मेरा फैराडे केज है इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ये अपनी तरफ इंड्यूस कर लेगा। तो मैं बोल सकता हूँ इट्स सरफेस मस्ट हैव चार्ज इक्वल टू माइनस क्यू, ठीक है। सिमिलरली फिफ्थ क्या है? फिफ्थ भी बहुत आसान है, डर मत जाना ये नंबर वगैरह देख के। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2c इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ फैराडे केज। जो भी आपका फैराडे केज है इन द शेप ऑफ क्यूब। इन्होंने कहा कि मान लो फैराडे केज है वो क्यूब की शेप में है और ये जो क्यूब है इसके सेंटर पे आपने एक 2 कूलम का चार्ज रख दिया। मैंने कहा ठीक है, जिसकी हर एक साइड आपको 9 सेंटीमीटर की बता रखी है क्यूब की। मैंने कहा ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्यूब नॉर्मली विल बी। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, अरे ये तो फ्लक्स पूछ रहा है और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो क्या मैं बोल दूं, अच्छा जी 2 कूलम चार्ज था, डिवाइड कर देना एप्सिलॉन नॉट से, आपका आंसर मिल जाएगा। डन। केस स्टडी 1 हमने कर ली। अब नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं। ये कह रहा है आपको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना के दे दिए और क्या आपको दिख रहा है? ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म इन द सेंस कि यहाँ पर तो ज़्यादा डेंस है और इधर डेंसिटी थोड़ी कम हो रही है। मैंने कहा ओके। अब ये कुछ सवाल पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है, अबाउट अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर, कि अगर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है? रेडियली आउटवर्ड होती है। हाँ जी, तो सीधा ए पे टिक कर दिया, कुछ सोचना ही नहीं है। एक पॉइंट चार्ज होता था उससे क्या होता था? बाहर की तरफ ही तो निकलती थी ऐसे, रेडियली आउटवर्ड, तो वो हमारा ए ऑप्शन हो गया। बी क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स? दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। ये तो बिल्कुल सही बात है, प्रॉपर्टी है ये तो। दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। हाँ ये बात भी सही है, कोई भी कंडक्टर है उसके परपेंडिकुलरली ये निकल रही होती हैं, तो बी भी सही है। दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स, गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप्स नहीं बनाती, तो सी हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि हमें क्या निकालना था? फॉल्स निकालना था। थर्ड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज नॉट पॉसिबल? इनमें से कौन सी डायग्राम पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिक की? मैंने कहा ये तो हो सकता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से ये भी हो सकता है, ये सर्कुलर क्लोज लूप्स बन रहे हैं, ये नहीं हो सकता, तो मैं बोल सकता हूं सी नहीं हो सकता। फोर्थ है यार आपका, इलेक्ट्रिक लाइन्स आर कर्व्ड, कब? इन द फील्ड ऑफ अ सिंगल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें से तो यार सीधी निकलती है, कुछ कर्व्ड होता ही नहीं, तो मैंने कहा ए तो गलत हो गया। इन द फील्ड ऑफ 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, मान लो एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, तो हमें पता है यार ये तो कर्व्ड होती थी, याद आ रहा है? ऐसा कुछ बनता था, कर्व्ड बनता था इसमें, तो ऐसे बनते थे, राइट। तो मैंने कहा हाँ बी ऑप्शन सही है। सी क्या है? इन द फील्ड ऑफ 2 लाइक चार्जेस, अगर यहाँ पे प्लस क्यू रख दिया और यहाँ पे प्लस क्यू रख दिया तब क्या होता था? ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती थी, याद आ रहा है? ये मिलती नहीं थी एक दूसरे से, एसिम्प्टोट बना लेती थी, ऐसे बन जाती थी। यस, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ सी में भी कर्व्ड है, तो बी सी दोनों में कर्व्ड है, तो बेसिकली बोथ बी एंड सी, डी आपका उत्तर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। द फिगर बिलो शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू 2 पॉजिटिव चार्जेस। 2 पॉजिटिव चार्ज है, पहला पॉजिटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज। द मैग्नीट्यूड ई ए, ई बी एंड ई सी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट ए बी सी रिस्पेक्टिवली आर रिलेटेड एज। अब 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ पॉइंट नंबर जो सी है मेरा, पॉइंट नंबर जो सी है, इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ये तो मेरा नल पॉइंट भी बोलते हैं इसको, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि इधर तो कोई आएगी नहीं ना यार, वरना इंटरसेक्ट हो जाती, ये वाली और ये वाली इंटरसेक्ट हो, तो पॉइंट सी पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, खाली है, तो मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी तो 0 है, सबसे कम है। अब अगर मैं ए और बी को कंपेयर करूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ ए के अराउंड डेंसिटी ज़्यादा है और बी तो थोड़ा दूर है, बी थोड़ा दूर है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सी।
ए मेरा उत्तर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसी के साथ यार हमारा ये पहला चैप्टर खत्म हो गया है। तो पार्ट 1 हमारा करीबन 2 घंटे का था, पार्ट 2 भी हमने बना लिया है, सारी चीज कवर कर ली है A to Z। और अब आप अपना कंप्लीट फिजिक्स पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से केमिस्ट्री भी आपका पूरा डाल दिया गया है, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आपका IP, तो ये सारे यार कंटेंट हैं। इंग्लिश के आपके सारे चैप्टर डले हुए हैं। और अपनी कक्षा पे अब हर बच्चे को इंडिया के अंदर प्रीमियम कंटेंट मिल रहा होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी सारा कंटेंट हमने अवेलेबल करा दिया है, नोट्स आपके अवेलेबल हो रखे हैं। और कुछ जो आपको चाहिए, छोटी मोटी चीजें कोई बच गई हो किसी लेक्चर सीरीज के अंदर, तो वो आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वो सारी चीजें यार आपके लिए आ रही होंगी। दम के मेहनत करो, ठीक है। अगला ये जो 1 साल है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला, महत्वपूर्ण है। घर के अंदर बैठे हैं, हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, समय निकालना है, ये रिसोर्सेज इनका रिवाइजन करना है। सिर्फ एक बार चैप्टर खत्म करना गोल नहीं होना चाहिए, 5 से 6 बार रिवाइज करना है। इन नोट्स का आपको प्रिंट आउट निकालना है, फिर उनको अपने खुद लिखना है। ठीक है यार, रिवीजन कैसे करना है, आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, उनको देख के आपने रफ कॉपी में लिख लिया, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करो अगले दिन ही कर लो। तो आप बजाय अगर 10 पन्ने थे तो 10 पन्नों की जगह सिर्फ 3-4 पन्ने ही लिख लो। फिर जब अपना 3rd रिवीजन करो, ठीक है, तब आप सिर्फ 10% लिख लें। फिर आपके जब पेपर होंगे, मंडे टेस्ट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, तब आपके दोबारा रिवीजन हो रहे होंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो स्पेसिफिकली बोर्ड पे अपना फोकस कर रहे हैं। और चाहे आप अपना कॉम्पिटेटिव की यार तैयारी कर रहे हो, साथ में ये चीजें भी करते रहो, क्योंकि एनसीईआरटी एक तरह से आपका बेस है। आपको पता भी नहीं चलेगा, 4 घंटे आपने लगाया, आपका चैप्टर खत्म हो गया, PYQs हो गया, MCQ हो गया, सर्चर रीजनिंग हो गया। तो इसी के साथ जनाब समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक दबाएं। और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपकी अपनी कक्षा टीम। ये सिर्फ अमन भैया नहीं है यार, पीछे हमारी काफ़ी टीम होती है जब जाके ये एक वीडियो निकल रहे होते हैं। तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।